हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज की वीडियो भी बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से पिछले 8 इयर्स में जितने भी कैट में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वन बाय वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैट 24, देन 23, देन 22, देन 21 टिल 2017। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था आपको किस तरह से इस वीडियोस का यूज करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, वीडियो पॉज कर देना, क्वेश्चन ट्राई करना, खुद से बनाना, नहीं बनेगा तो फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। बन भी जाता है तो तब भी वीडियो सॉल्यूशन देखना, सो दैट हो सकता है आपको कोई एक नया तरीका सीखने के लिए मिल जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी एमबीए पाठशाला ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा भी होगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी एमबीए पाठशाला के नाम से है और एंड्रॉइड ऐप भी। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच या किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट लेना चाहते हो तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, वी आर दिस इज अवर व्हाट्सएप डेडिकेटेड चैनल। बेसिकली ये मेरा चैनल है व्हाट्सएप का, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उनका लिंक यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, जितना भी फ्री कंटेंट है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को ये देना है। आफ्टर कैट मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मोमेंटम बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। ठीक है, हमारा कैट बहुत अच्छा जाएगा हमें पता है, लेकिन हमें जैट भी एज अ बैकअप रखना है। ठीक है, कल को जीडीपीआई का प्रोसेस भी होगा तो हमारे पास दो बहुत सॉलिड बैकअप होने चाहिए, कैट और जैट। कैट के तुरंत बाद से आप लोगों को कंप्लीटली फोकस हो जाना है जैट पे विदाउट एनी सिंगल डे ब्रेक। आपको अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है पढ़ने वाला। ये ऐसे प्लान मत बना लेना कि कैट हो गया मैं 3 दिन के लिए मनाली जा रहा हूं घूमने, भूल जाओ। आफ्टर दैट जाना अगर जाना है तो, ठीक है, क्योंकि अगले 35 डेज हमारे लिए और मैटर करेंगे कैट के बाद। तो हमारा जो जैट का बूस्टर कोर्स है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा गाइस। फैकल्टी पूल आपके सामने है, 100 आवर्स से ज्यादा की हम लोग लाइव क्लास इसमें प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे। जैट में डिसीजन मेकिंग और जीके एक्सटेंड हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी। ये बैच का जो प्राइस है, हम स्टार्टिंग के 100 लर्नर्स को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। देख लेना अभी भी ये डिस्काउंट वैलिड होगा ऐसे। ठीक है, अगर 100 सीट्स फुल हो गई तो ये फिर 20 से 10% हो जाएगा। अभी 20% डिस्काउंट है, बट जैसे ही 100 सीट फुल हो जाएंगे उसके बाद डिस्काउंट 10% हो जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 2399 से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर अवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। अगेन आप मेल भी कर सकते हो support@mbapathshala.com पर। तो ये हमारा था जैट 2026 का बैच। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। चलो, The selling price of a product is fixed to ensure 40% profit. 40% प्रॉफिट के केस में हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा बताओ। 40% अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की पहली क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। 40% 2/5, 5 की चीज पे 2 का प्रॉफिट हुआ 7, यानी कि हमारा अगर 40% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो, तो हमने मान भी लिया कि हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 7। हम लोगों ने लेट कर लिया, रेशियो वाली वैल्यू को हम लोगों ने एक्चुअल में ट्रीट कर लिया। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, इफ कंडीशनल सेंटेंस है, यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट 40% कम हो जाए, यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट 40% कम हो जाए तो इसको 40% कम कर दो गाइस, क्योंकि अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है और इसका 40% निकालना भी इजी है क्योंकि 40% कितना होता है 2/5, तो इसका 2/5 से कम कर दो। 5 का 2/5 बताओ, 5 का 2/5 कितना होगा 2 होगा, 5 में से 2 कम कर दो तो ये हो जाएगा 3। यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अब ये हो गई। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट ये हो गई, बात समझ में आने लग रही है। हैड बीन सोल्ड फॉर 3 रुपी लेस, अब मैं इसको पहले से 3 रुपए कम में बेच रहा हूं, 5 रुपए कम में बेच रहा हूं। ठीक है, देखो ये मेरी अज्यूम की हुई वैल्यू है, दोनों की दोनों। ये अज्यूम की वैल्यू थी, उसके बेसिस पे ये निकला, तो ये भी अज्यूम किया हुई वैल्यू में काउंट किया जाएगा। बट ये 5 रुपीज लेस इज द एक्चुअल वैल्यू। 5 रुपीज लेस इज द एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल है, तो मैं इसमें से 5 कम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी अज्यूम की हुई वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ये अज्यूम की हुई में एक्चुअल को मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम यूनिटरी मेथड क्यों अप्लाई कर रहे होते, फिर तो यूनिटरी मेथड की जरूरत ही नहीं थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 40% कम हो जाए और सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम हो जाए
तो आपका रिजल्टिंग प्रॉफिट 50% हो जाएगा। यानी कि अब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 3 है और अब जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है वो 50% है। इस पे मुझे 50% प्रॉफिट हो रहा है, इसका 50% होता है 1.5, यानी कि अब मेरा सेलिंग प्राइस 4.5 है। यानी कि अब मेरा सेलिंग प्राइस 4.5 है। बात समझ में आ गई क्या? 50% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसको 50% से बढ़ा दो, कोई दिक्कत? ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो ये रहा, इसको 40% से कम किया, ये आया, इसको 50% बढ़ा दिया, ये आ गया, इसको 50% से बढ़ा दिया, ये आ गया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? जल्दी से बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस 7 था, अब सेलिंग प्राइस 4.5 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना कम होने लग रहा है? 2.5 से। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 2.5 से कम होने लग रहा है, बट एक्चुअल में 5 रुपए से कम होने लग रहा है। एक्चुअल में कितने से हो रहा है? 5 रुपए। अब यूज करूंगा मैं इस वैल्यू का, अब मैं इस वैल्यू का यूज करूंगा। बच्चों आप स्पेशली जो एमबीए पाठशाला के पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं, आप उठा के देखो, आपको प्रॉफिट लो डिस्काउंट में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर भी आपको बता सकता हूं, 21 या 30 के बीच में होगा ऐसा कोई क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने और ऐसे। बताओ जल्दी से, जो अगर कोई पेड बैच का बच्चा इस क्लास को देख रहा है, तो 21 to 30 के बीच में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन का आंसर 1000 आया था, एक क्वेश्चन का आंसर 5200 आया था, ये भी बता देता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर 1000 था, एक क्वेश्चन का आंसर 5200 था। 5200 या 5400 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, और यही देखो, और ऐसा नहीं है कि कैट 2024 में ये क्वेश्चन आ गया तो सर ने इस बार पीपीटी में डाल दिया। मैं हर साल से करा रहा हूं उसको। जब मैं बोलता हूं ना कि कैट में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तब बच्चों को विश्वास नहीं होता। आप देखो ना, अब तक से 5 क्वेश्चंस में से मुझे नहीं लगता कि थर्ड क्वेश्चन को छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन था जो हम नहीं कर सकते थे। हम सारे क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 2.5 से कम हो रहा है, बट एक्चुअल में 5 रुपीज से। तो हमारे 1 का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 2 रुपीज। यानी कि रेशो का 1 2 रुपीज के बराबर है। रेशो का जो 1 है वो 2 रुपीज के बराबर है। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है? द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 7 था रेशो में, तो 1 का वैल्यू 2 रुपीज है, 7 का वैल्यू कितना होगा? 14 रुपीज मेरा आंसर। वो ऑप्शन दे या ना दे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि उसको इस क्वेश्चन के ऑप्शन देने चाहिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, उसको टीटा क्वेश्चन देना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन इजी है यार। क्वेश्चन इजी है और तुमने बच्चों को ऑप्शन भी दे दिए। स्पून फीडिंग थोड़ा ही करानी है यार, कुछ तो मेहनत करवाओ बच्चों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। चलो या 2160 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 2160 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, चलो 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 ठीक है भाई, देखते हैं। बीना incurred 19% लॉस व्हेन शी सेल अ प्रोडक्ट एट ₹4860 टू श्याम। 19% लॉस हो जाता है। हु इन टर्न सेल दिस प्रोडक्ट टू हरी। फिर बीना ने श्याम को बेचा। रिलेटिव प्रोनाउन ये हु श्याम के लिए यूज हुआ है। श्याम ने फिर ये प्रोडक्ट हरी को बेचा। इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, अगर बीना इस प्रोडक्ट को श्याम को बेचती उस प्राइस पे जिस पे हरी ने परचेज किया था, शी वुड हैव ऑब्टेन्ड 17% प्रॉफिट। उसको 17% प्रॉफिट हो जाता। देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय श्याम इज, तो श्याम का प्रॉफिट कितना होगा? चलो देखो यार, मैं मान लेता हूं क्योंकि परसेंटेजेस इजी हैं। 19 हुआ, 17 हुआ, ये इजी परसेंटेजेस हैं जो कि 100 पे इजीली निकाली जा सकती हैं। ठीक है, 100 पे हम इनको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया बीना का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, हाँ बीना का 19% लॉस हुआ है ना, बीना का जो कॉस्ट प्राइस है मैंने उसको 100x मान लिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया अभी। ठीक है, बीना ने 19% लॉस पे बेचा इस आर्टिकल को श्याम को। ठीक है, यानी कि श्याम को वो आर्टिकल कितने का पड़ा? श्याम को वो आर्टिकल कितने का पड़ा बताओ? 19% लॉस पे, यानी कि 81x पे उस आर्टिकल को पड़ा। और वो उस 81 का वैल्यू हमें 4860 दिया हुआ है। बात ध्यान रखना, मैं यहां से इसको कंपेयर कर सकता हूं इजीली। अब श्याम हु इन टर्न सेल दिस प्रोडक्ट टू हरी, और श्याम ने अब ये प्रोडक्ट हरी को बेच दिया। श्याम ने अब ये प्रोडक्ट हरी को बेच दिया, किस प्राइस पे मालूम नहीं है, बट बीना ने श्याम को बेचा और श्याम ने हरी को बेचा। किस प्राइस पे बेचा है मेंशन नहीं है। फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म। इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, ठीक है, अगर बीना इस आर्टिकल को
शाम को उस प्राइस पर बेच थी जिस प्राइस पे हरी एट द परचेज प्राइस ओवर, जिस पे हरी को पड़ा है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बीना इस आर्टिकल को इतने प्राइस पर शाम को बेचती जितने प्राइस पर शाम ने हरी को बेचा है, शी वुड हैव ऑब्टेन 17% प्रॉफिट, तो उसको 17% प्रॉफिट होता। बीना को 17% प्रॉफिट होता तो बीना का कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, 100x पे 17% प्रॉफिट होगा तो 117x आएगा। यानी कि शाम ने हरी को 117x पे बेचा है। ऑल सॉर्टेड। शाम ने हरी को 117x पे बेचा है। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि अगर बीना शाम को उस प्राइस पर बेचती जिस प्राइस पे शाम ने हरी को बेचा है तो बीना को 17% प्रॉफिट होता। भाई प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ना, तो 100x का 17% 17x, यानी कि हरी को वो चीज उसने कितने की बेची है 117x की बेची है। हरी को उसने कितने की बेची है 117x की। किसने बेची है? शाम ने। तो हमें शाम का प्रॉफिट ही बताना है कितना होगा। भाई 81x का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है जल्दी से बताओ। 81x का वैल्यू अपने को 4860 दिया हुआ है ना। शाम को उसने बीना ने शाम को इतने का बेचा था और हमारे अकॉर्डिंग इतने का बेचा था, तो इसको उड़ाओ, x का वैल्यू 60 आ जाएगा। यस। अब शाम का प्रॉफिट है, शाम ने 81x की चीज को 117x का बेच दिया तो 19 और 17 36x का प्रॉफिट होने लग रहा है ना। x का वैल्यू ये है तो 36x का प्रॉफिट बता दो कितना होगा। 36 इंटू 6 2160 आएगा। 2160 आएगा ना भाई। 36 इंटू 6 सभी को पता होगा। चलो बताओ क्या था ये क्वेश्चन, बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गोपी मार्क्स अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। गोपी ने जो मार्क प्राइस बनाया वो 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो गोपी ने मार्क प्राइस कितना रखा उसका 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए, 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए 120 रखा। ये बात समझ में आ गई। चलो ये गोपी की कहानी है, ये गोपी की कहानी है। रवि गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क्ड प्राइस। अब रवि को इस पे 10% डिस्काउंट मिल गया तो 120 का 10% कितना होता है 12, यानी कि 108। रवि को वो आर्टिकल इतने का पड़ा, ठीक है। रवि गेट 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क्ड प्राइस एंड दस सेव्स ₹15, और इसलिए उसने 15 रुपए बचा लिए अपने, उसने अपने 15 रुपए बचा लिए, ठीक है। अब खुद देखो हमारे अकॉर्डिंग रवि ने कितने बचाए, 10% डिस्काउंट मिलने की वजह से 120 रुपए की चीज उसको 108 में मिल गई हमारे अकॉर्डिंग। ये सारी वैल्यू हमारे द्वारा अज्यूम की गई है। तो हमारे अकॉर्डिंग उसने 12 रुपए बचाए बट एक्चुअल में उसने 15 बचाए। हमारा जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 15 रुपीज के बराबर दिया हुआ है। तो 3 से उड़ाना 4, 3 से उड़ाना 5, हमारे 4 का वैल्यू 5 रुपीज के बराबर है। ये बात ध्यान रखना, जो हमारा 4 है वो 5 रुपीज के बराबर है। द प्रॉफिट मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि। तो गोपी का सिनेरियो ये था ना, गोपी का कॉस्ट प्राइस कितना था 100 की चीज उसने 108 की बेची। हमारे अकॉर्डिंग गोपी ने 8 का प्रॉफिट अर्न करा हमारे अकॉर्डिंग। हमारे 4 का वैल्यू 5 रुपीज के बराबर है तो 8 का वैल्यू कितना होगा 10 रुपीज। एक कैटेगरी बाबू से भी छोटे वाली बनानी पड़ेगी गाइस, एक कैटेगरी बाबू से भी छोटे वाली बनानी पड़ेगी। ये है क्या 2024 का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से। बताओ भाई समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन? ठीक है, क्या है क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? चलो, जयंत बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1000 पर पीस। ठीक है, व्हाइट शर्ट्स का जो प्राइस है वो 1000 है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाइट शर्ट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज पर शर्ट। ठीक है भाई, एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स, पता नहीं ब्लू शर्ट्स कितनी ली। ब्लू शर्ट्स का जो प्राइस है वो कितना है 1125 रुपीज पर शर्ट। ठीक है, ये पर पीस के प्राइसेस हैं गाइस, पर पीस के प्राइसेस हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कभी भी कुछ बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो छोटे छोटे स्टेटमेंट में ब्रेक करके सॉल्व किया करो, बहुत फायदा होगा। ठीक है, फॉर ईच शर्ट ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस which was 25% higher than the average cost of all the shirt। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट मतलब पता नहीं कितनी ब्लू शर्ट ली, कितनी व्हाइट शर्ट ली। ठीक है, इन सब का टोटल अमाउंट आया होगा। मान लो मैंने 2 लाख रुपए खर्च करे इनको खरीदने में। ठीक है, 2 लाख रुपए खर्च करे, 2 लाख रुपए में कितनी शर्ट्स लेके आया उसको 2 लाख से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्राइस आ जाएगा। पता नहीं कितना आया होगा वो एवरेज कॉस्ट प्राइस, अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, ईच शर्ट ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस, उसने एक फिक्स्ड मार्केट प्राइस बनाया जो कि 25% ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को अगर 25% बढ़ा दोगे
तो मार्क्ड प्राइस बन जाएगा। ही सोल्ड ऑल द शर्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और फिर उसने सारी की सारी शर्ट को 10% डिस्काउंट पर बेच दिया। फिर उसने सारी की सारी शर्ट को 10% डिस्काउंट पर बेच दिया एंड मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 51,000, और उसने 51,000 का टोटल प्रॉफिट बनाया। मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 51,000। इफ ही टोटल प्रॉफिट है उसका, ठीक है, प्रॉफिट पता है ना क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। चलो जी देखो, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं कितना है, इन सारी शर्ट्स का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस आया होगा मुझे मालूम नहीं है, ना ही मैं यहां पे निकाल सकता हूं, वो वेरिएबल्स की टर्म में आएगा। फिलहाल मैं उसको सीपी मान लेता हूं, वो सीपी है। कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दो तो 25% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 में इसका फ्रैक्शन ऐड करो, इसका फ्रैक्शन 1/4, 1 + 1/4 5/4, तो कॉस्ट प्राइस का 5/4 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया मार्क्ड प्राइस। फिर इस पे उसने दे दिया 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब वैल्यू को कम करना। 10% डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 में से 10% का फ्रैक्शन माइनस कर दो, 1 - 1/10 9/10। तो पहले कॉस्ट प्राइस से बनाया मार्क्ड प्राइस, ये बोला जाएगा मार्क्ड प्राइस, और ये पूरा का पूरा बन चुका है सेलिंग प्राइस। बताओ जरा, क्या मैं इसको सेलिंग प्राइस से इक्वेट कर दूं? तो यहां पे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मेरे पास यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 8/9 आने लग रहा है। क्या मेरे पास यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 8/9 आने लग रहा है? क्या ये इतना काम करने में कोई दुख दर्द परेशानी है? क्या ये इतना काम करने में कोई दुख दर्द परेशानी है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया? 8/9। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया? 8/9। ऑल सॉर्टेड गाइस, ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं जरा, ठीक है। अब प्रॉफिट था 51,000 का, मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 9 है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना लग रहा है? 1। इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 51,000। अगर 1 का वैल्यू 51,000 दिया हुआ है, अगर 1 का वैल्यू 51,000 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 8। तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 51,000 इंटू 8 कर दो गाइस, 51,000 इंटू 8 कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 4,08,000। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? 4,08,000 आया ना? सो बेसिकली 4,08,000 रुपए उसने स्पेंड किए थे कुछ व्हाइट और कुछ ब्लू शर्ट्स परचेज करने में। ऑल क्लियर है गाइस? जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही है? ही स्पेंड 4,08,000 इन बाइंग सम व्हाइट एंड सम ब्लू शर्ट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, इफ ही बॉट बोथ कलर ऑफ शर्ट्स, उसने दोनों कलर की शर्ट्स खरीदी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कलर की शर्ट खरीदी है, दोनों कलर की शर्ट खरीदी है। then the maximum possible total number of shirts that he could have bought is, तो maximum possible total number of shirts that he could have bought is, maximum possible shirts उसने कितनी वो खरीद सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल शर्ट्स वो कितनी खरीद सकता है। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो देखो, व्हाइट शर्ट कितने की है? 1,000 रुपीज की, और एक ब्लू शर्ट कितने की है? 1,125 रुपीज की, एंड टोटल उसने कितना स्पेंड किया है? 4,08,000। टोटल उसने कितना स्पेंड किया गया? 4,08,000। क्या ये बात समझ में आ गई? टोटल उसने स्पेंड किया है 4,08,000। ठीक है, जल्दी बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर शर्ट्स कितनी परचेज कर सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अगर आपके पास अमाउंट फिक्स्ड है और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करनी है, और आपके पास दो ऑप्शन है, एक सस्ते वाली एक महंगे वाली, तो ज्यादा वाली चीज, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा चीज परचेज करनी है तो सिंपल सा है ना, हम कम प्राइस वाली चीज ज्यादा परचेज करेंगे। अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है, प्राइस तो सेम ही है ना, ये मेरा वो कॉस्ट प्राइस था जितना पैसा मैंने खर्च किया शर्ट्स को खरीदने में। ज्यादा से ज्यादा शर्ट्स खरीदनी है तो क्या करूंगा? सस्ते वाली शर्ट ज्यादा खरीदूंगा, महंगे वाली शर्ट्स कम खरीदूंगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है? कमेंट सेक्शन में। ज्यादा से ज्यादा शर्ट्स अगर खरीदनी है, अमाउंट मेरे पास फिक्स्ड है, तो मुझे सस्ते वाली शर्ट ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी, महंगे वाली शर्ट्स कम खरीदनी पड़ेंगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब ये एक प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था। ठीक है, चलो फिर अब देखो जरा, इतना पैसा था, इसमें से कुछ व्हाइट शर्ट खरीदी गई, इसमें से कुछ ब्लू शर्ट खरीदी गई। एक व्हाइट शर्ट का जो प्राइस है वो 1,000 रुपीज है। एक व्हाइट शर्ट का जो प्राइस है वो कितना है? 1,000 रुपीज है।
तो व्हाइट शर्ट परचेज करने में जितना अमाउंट खर्च होगा क्या वो 1000 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एक शर्ट 1000 रुपीज की आती है, अगर आप 7 शर्ट्स खरीदोगे तो 7000 की। तो व्हाइट शर्ट को परचेज करने में जितना भी अमाउंट खर्च होगा क्या वो मल्टीपल ऑफ 1000 होगा, क्या वो मल्टीपल ऑफ 1000 होगा क्या? जल्दी से बताओ। दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 1000 गाइस। अरे हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आने लग रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? व्हाइट शर्ट को परचेज करने में जितना भी अमाउंट खर्च होगा वो मल्टीपल ऑफ 1000 होगा। लेकिन उसने सिर्फ व्हाइट शर्ट परचेज नहीं करी, ही बॉट बोथ कलर्स ऑफ शर्ट। उसने दोनों कलर की शर्ट परचेज करी है। एक तरीका मेरे पास था कि 4,08,000 रुपए खर्च करने हैं, एक व्हाइट शर्ट 1000 रुपए की आती है तो 408 व्हाइट शर्ट खरीद लेता, बट फिर ये वाली क्वेश्चन की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती। उसने दोनों तरह की शर्ट्स खरीदी है गाइस, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब 4,08,000 खुद भी 1000 का मल्टीपल है, 4,08,000 खुद भी 1000 का मल्टीपल है। व्हाइट शर्ट का जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो 1000 का मल्टीपल आएगा, तो डेफिनेटली ये भी किसका मल्टीपल आना चाहिए? 1000 का आना चाहिए। ये भी 1000 का मल्टीपल आना चाहिए। एग्री कर रहे हो? क्योंकि जब दो 1000 के मल्टीपल्स को ऐड करूंगा तभी तो ओवरऑल भी 1000 का मल्टीपल आएगा, तभी तो ओवरऑल भी 1000 का मल्टीपल आएगा। जल्दी से बताओ, ठीक है? हाँ जल्दी बताओ गाइस, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है? तभी तो ओवरऑल भी 1000 का मल्टीपल आएगा, ये बताओ। बहुत ही मतलब क्लियरली देख सकते हो, टोटल पैसा इतना खर्च किया, कुछ व्हाइट शर्ट खरीदी, कुछ ब्लू शर्ट खरीदी। व्हाइट शर्ट का जो भी टोटल अमाउंट होगा वो डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 1000 होगा, क्योंकि एक शर्ट 1000 रुपीज की आती है। अब ओवरऑल भी जो वैल्यू है वो भी 1000 का मल्टीपल है, सो 2000 के मल्टीपल ही तो ऐड करके 1000 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है? तो हमें यह देखना है 1125 का छोटे से छोटे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे 1000 का मल्टीपल बने। 1125 का छोटे से छोटे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे 1000 का मल्टीपल बने। छोटे से छोटा नंबर बताओ वो जिससे मैं इसका मल्टीप्लाई करूं और वो 1000 का मल्टीपल आए। आप चेक भी कर सकते थे, ठीक है? आपको अगर थोड़ा सा याद है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 प्लस 125। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 250 आएगा, 3 से करोगे 375 आएगा, 4 से करोगे 500 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके 500, इधर 4000 नहीं बनेगा, ठीक है? फिर 5 से करना, 6 से करना नहीं बनेगा, 7 से करना नहीं आएगा, 1000 मल्टीपल 8 से आ जाएगा। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8000, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 1000 तो 9000 आएगा। कितना आएगा? 9000 आएगा। सो छोटे से छोटा नंबर जिसको 1125 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है 1000 का मल्टीपल बनाने के लिए वो है 8। तो 1125 इंटू 8 आएगा मेरे पास कितना? 9000। यानी कि आउट ऑफ दिस अमाउंट उसको कम से कम 9000 रुपए तो ब्लू शर्ट परचेज करने के लिए खर्च करने ही पड़ेंगे। तो 4,08,000 में से 9000 निकाल दिए तो कितना अमाउंट बचा? 3,99,000 अमाउंट बचा। अब एक व्हाइट शर्ट 1000 रुपए की आती है तो 1000 से डिवाइड कर दो। कितनी व्हाइट शर्ट खरीद पाओगे यहाँ पे? 399। यहां पे कितनी ब्लू शर्ट खरीदी थी? 8 ब्लू शर्ट खरीदी थी। तो मैक्सिमम पॉसिबल शर्ट्स कितनी परचेज कर सकते हो? इनको ऐड कर लो 407। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ जरा, ठीक है? ऑल क्लियर गाइस? जल्दी से बताओ, ठीक है भाई? अमाउंट फिक्स जब होता है और हमें मैक्सिमम पॉसिबल शर्ट्स खरीदनी है तो हम सस्ते वाली शर्ट ज्यादा खरीदेंगे, सस्ते वाली शर्ट ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है? तो 1000 रुपए वाली सस्ते वाली शर्ट है, आप कितने भी खरीदो ये हमेशा 1000 का मल्टीपल आएगा। ओवरऑल भी ये वो 1000 का मल्टीपल है, सो ये भी 1000 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2000 के मल्टीपल को ऐड करके ही ओवरऑल 1000 का मल्टीपल आएगा। तो ये 1125 को छोटे से छोटे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे वो 1000 का मल्टीपल बने, क्योंकि एक ब्लू शर्ट 1125 की आती थी, तो वो छोटे से छोटा नंबर मुझे मिला 8। और मैंने मैन्युअली निकाला है, मैंने कोई यूज नहीं करा। 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, 5 से, इस तरह से करके देखा। तो जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा था तब वो 1000 का मल्टीपल आया। 1125 इंटू 8 आया 9000। यानी कि इस टोटल अमाउंट में से 9000 मुझे ब्लू शर्ट के लिए खर्च करना पड़ेगा। बचा मेरे पास 3,99,000। एक व्हाइट शर्ट 1000 रुपए की आती है तो इतने में कितनी शर्ट आ जाएंगी? 399। 8 ब्लू शर्ट आ रही है, 399 प्लस 8 407। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल शर्ट्स जो वो यहां से परचेज कर सकता है। अगर इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन ना होती, अगर इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन ना होती तब मेरा आंसर कितना आता? अगर इस क्वेश्चन में वाली कंडीशन ना होती तब मेरा आंसर कितना आता? जल्दी से बताओ। अगर इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन ना होती तब मेरा आंसर कितना आता? बोलो भाई।
408 आता। यस, तब आंसर कितना आता? 408। अगर वो ये ना बोलता कि उसने दोनों कलर की शर्ट्स खरीदी हैं, तो फिर मैं महंगे वाली खरीदता ही नहीं। मैं कहता भाई इतना पैसा है, एक व्हाइट शर्ट सस्ते वाली शर्ट इतने की आती है, तो 408 व्हाइट शर्ट खरीद लो, तो आंसर इतना हो जाता। वेरी नाइस। चलो देखो, गीता सेल टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस। ओके, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। शी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन प्रोजेक्ट ए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, तो इस पे प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%, और इस पे लॉस परसेंट कितना है? 10%। अगर प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा? 5/6। और यहां से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा? अगर लॉस 10% है, 10/9। अरे होगा क्या ये? जल्दी से बताओ, क्योंकि 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, ठीक है, एंड ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है। इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अच्छा पहले तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या? मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है क्या? यहां पे सेलिंग प्राइस 6 है, यहां पे सेलिंग प्राइस 9 है, तो 6 और 9 का एलसीएम ले लो, 18 आएगा। तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ में आ गई? सेलिंग प्राइस यहां पर भी 18 और सेलिंग प्राइस यहां पर भी 18 आ गया। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया देख के। तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे देखो, अब वो दोबारा से सेलिंग प्राइस बढ़ा रही है, और इस तरह से बढ़ा रही है ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस। अब भी वो इक्वल प्राइस पे बेचे जा रहे हैं, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्जेक्ट बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? ऑब्जेक्ट बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 का 10% बढ़ा दो इसको, 20 का 10% कितना होता है? 2। यानी कि ऑब्जेक्ट बी का सेलिंग प्राइस हो गया 22। बोलो, ऑब्जेक्ट बी का कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 20 आ रहा था, उसको 10% बढ़ा दो तो कितना होगा? 22। ये आ गया इसका न्यू सेलिंग प्राइस, ये आ गया इसका न्यू सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में बोला जा रहा था वो अब भी उनको सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रही है। ठीक है, हाँ, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? न्यू सेलिंग प्राइस का भी कितना हो जाएगा? नया सेलिंग प्राइस। बताओ, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस अब भी बराबर है, तो उसका 22, तो उसका सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया? 22 हो गया। बोलो, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? बताओ, प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। यहां पे तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसका नए सेलिंग प्राइस पे। अब ऑब्जेक्ट ए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमसे पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्ट ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15। 5 इंटू 3 15 होता है। 15 कॉस्ट प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस 22 है, तो 7 का प्रॉफिट होने लग रहा है 15 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, अच्छा 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन ये 7.5 से कम है, तो मेरा आंसर भी 50% से कम आएगा। किस्मत इतनी खराब है, सारे के सारे ऑप्शन 50% से कम दिए हुए हैं। कुछ और सोचता हूं, 7 को क्या मैं 6+1 बोल दूं क्या? 6+1 बोल दूं? ठीक है, बोल दिया। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लो। 6/15 कितना होगा? 2/5, और आगे आया 1/15। परसेंटेज टॉपिक का प्रॉपर यूज करूंगा। 2/5 40%, 1/15 होता है 6.23%। 40 और 6.23% 6.66, 46.66 के नियरेस्ट बता दो कौन सा है? 47 मेरा आंसर। 47 मेरा आंसर। 46.66 के नियरेस्ट क्या है? 47, वही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ भाई, ठीक है, चलो देखो, अ मर्चेंट परचेजेस अ क्लोथ एट अ रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। ठीक है, एक मर्चेंट है, वो क्लॉथ को 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से खरीदता है, एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ परचेज बाय हिम। मतलब हर 100 मीटर पे उसको 5 सेंटीमीटर पे उसको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये तो वो खरीदते टाइम उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन जब बेचेगा तब तो इस 5 सेंटीमीटर का पैसा लेगा ना कस्टमर से। बात समझ में आ रही है? खरीदते टाइम उसको 5 सेंटीमीटर ज्यादा मिल रहा है, बट जब बेचेगा उसको भी पैसे में बेचेगा। ठीक है, चलो, तो यहां से अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालता हूं, तो उसने 100 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिला, पैसा तो 100 का ही दिया, बट लेके कितना है? 105 सेंटीमीटर। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है तो फायदा हो रहा है।
जब फायदा होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो 100 में 5 मिला, 105 मिला, तो 105 मेरा सेलिंग प्राइस और 100 मेरा कॉस्ट प्राइस। तुम्हें याद आ रहा है जिन लोगों ने मेथड मुझसे पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने मुझसे मेथड पढ़ा हुआ है, क्या वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं कैसे हम लोग क्वेश्चंस करते थे इस तरह के? ठीक है, चलो यहां तक की सिचुएशन खत्म हो गई। ठीक है, हाँ। ही सेल द सेम क्लोथ at a rate of rupees 110 per meter but cheats his customer by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of cloth purchased by the customer. He sell the same cloth at a rate of 110 per meter. 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से लाया था, बेच किस हिसाब से रहा है? 110 पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको सीधा सीधा। या प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। आप इसको कॉस्ट प्राइस मान लो, इसको सेलिंग प्राइस मान लो, क्योंकि यही तो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस की जगह 100 लिख दो और सेलिंग प्राइस की जगह 110 लिख दो। पहला प्रॉफिट उसने इस तरह से कमाया, ये 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके। दूसरे तरीके से प्रॉफिट उसने ये कमाया और अपने कस्टमर के साथ चीट भी कर रहा है। हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। मतलब कस्टमर मांगता उससे 100 सेंटीमीटर, उसको देता कितना? 95 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। कस्टमर मेरे से उससे 100 सेंटीमीटर मांग रहा है, वो दे 95 सेंटीमीटर रहा है, पैसा 100 सेंटीमीटर का ही ले रहा है, तो यहां से भी तो प्रॉफिट होने लग रहा है ना। तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कम। तो कॉस्ट प्राइस 95 लिख लो, कॉस्ट प्राइस 95 लिख लो और सेलिंग प्राइस 100 वो ज्यादा लिख लो। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। एंड इफ द मर्चेंट प्रोवाइडेड डिस्काउंट ऑफ 5%, यहां पर उसको नुकसान होगा। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा नुकसान होता है ना। ठीक है, अगर मैं एज अ शॉपकीपर की नजरों से देखूं, शॉपकीपर अगर डिस्काउंट देगा तो उसका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है ना, कम पैसा मिल रहा है। तो डिस्काउंट 5% का, 5% कितना होता है जी? 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 था तो उस पे 1 का डिस्काउंट हो गया, 19 का बेचा। 4 तरह से उसने यहां से अपना प्रॉफिट लॉस मेंटेन किया है, जो भी हुआ है। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, चौथा तरीका ये। बताओ, ठीक है? हाँ बताओ 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 जल्दी से। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आने लग रही है? ओवरऑल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है? ओवरऑल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? इन सबको मल्टीप्लाई करते थे। तो कर दो जरा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले इनको रिड्यूस कर लो। देखो ये आएगा 19, ये आएगा 20। एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो, ठीक है। 19 से 19 उड़ जाएगा, 20 से 20 उड़ जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए प्रॉपरली। 100 इंटू 10, अच्छा ये भी कट जाएगा ना, 20 और ये आएगा 21, तो 20 इंटू 10 आने लग रहा है 200। 21 इंटू 11 कितना आएगा? 231। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ये रहा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस ये रहा। 200 की चीज को 231 का बेच रहे हो तो आपको 31 का प्रॉफिट होने लग रहा है 200 पे। 31 का प्रॉफिट होने लग रहा है 200 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 काटो, 31/2 कितना होता है? 15.5%। तो ओवरऑल उसको 15.5% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ था, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ था। बताओ जरा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000। ठीक है, हाँ। मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000। 1000 रुपीज के उसने सनग्लासेस खरीदे, ठीक है, हाँ। मीनू ने 1000 रुपीज के सनग्लासेस खरीदे, कन्नू को बेच दिए 20% पे। तो 20%, इस पे 20% प्रॉफिट अर्न करोगे तो कितने का आएगा? 20% प्रॉफिट अर्न करोगे तो कितने का आएगा? 1200 का, यानी कि उसको ये इतने के पड़े। देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू। फिर कन्नू ने दोबारा ये मीनू को बेच दिए, ठीक है। कन्नू ने दोबारा ये मीनू को बेच दिए 20% लॉस पर। तो 1200 का 20% लॉस, इसका 20% कितना होगा? 240। तो यानी कि 960 के बेच दिए उसको। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? जल्दी बताओ। मीनू ने 1000 रुपीज के सनग्लासेस कन्नू को बेचे 20% प्रॉफिट पर। फिर कन्नू ने यही दोबारा से मीनू को बेच दिया 20% लॉस पर। तो 1200 का 20% 960, ठीक है, इतने का बेच दिया। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है, ठीक है। फाइनली मीनू सेल द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तन्नू। ठीक है, अब मीनू ने ये ग्लासेस तन्नू को बेचे। अब मीनू ने ये सनग्लासेस इसको बेचे तन्नू को। पता नहीं कितने में बेचे, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, बट तन्नू को बेचे। इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शंस इज ₹500। ओके, टोटल प्रॉफिट जो मीनू ने अर्न किया है फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शंस, फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शन इज 500।
जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया है उसने अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन से, वो कितना है 500 है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मीनू ने पहले 1000 रुपए की चीज को 1200 का बेचा, तो 200 रुपए का प्रॉफिट तो उसका ये आया, 200 रुपए का प्रॉफिट तो उसको यहां पर होने लग रहा है। अब दोबारा से मीनू यहां पर बेच रही है किसको, तन्नू को। टोटल प्रॉफिट 500 है, जिसमें से 200 का प्रॉफिट यहां पर हो गया है, तो बाकी 300 का प्रॉफिट यहां पर होगा ना, बोलो, बाकी 300 का प्रॉफिट यहां पर होगा ना भाई। 1000 रुपए की चीज को 1200 को बेचा, 200 रुपए का प्रॉफिट ये हो गया, टोटल प्रॉफिट 500 रुपए का हुआ है, तो बचा हुआ 300 रुपए का प्रॉफिट यहां पर होगा। 960 पे 300 का प्रॉफिट करोगे तो कितने का बेचोगे, 1260 का, बोलो। अरे हाँ या ना, ये समझ में आने लग रहा है क्या, जल्दी बताओ, क्या ये चीज समझ में आने लग रही है आप लोगों को? बहुत क्लियर है, देख लो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। मीनू का परसेंटेज प्रॉफिट बताओ जब उसने वो तनु को बेचा है। तो 960 की चीज को 1260 का बेचा, 300 का प्रॉफिट हुआ 960 पे, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो गाइस। 300 का प्रॉफिट होने लग रहा है 960 पे, ठीक है। 30 से काट दो, 30 से काटोगे 10 एंड 30 से काटोगे 32, 2 से काटो कितना आएगा फिर हमारे पास, ये 5 और ये आएगा 16 इंटू 100, तो 5/16 इंटू 100 आने लग रहा है हमारे पास। ये 1/16 का वैल्यू 6/1/4 होता है, तो 1/16 का वैल्यू 6/1/4 होता है, उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 31.25% इसका आंसर आएगा। भाई 1/16 का वैल्यू याद है मुझे, परसेंटेज पढ़ा हुआ है मैंने ढंग से। 1/16 का जो वैल्यू होता है वो 6.25% होता है, तो 5/16 इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/16, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 31.25%। परसेंटेज का मैजिक यूज हुआ लास्ट में, बोलो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम कैट 2023। चलिए जी, टाइम अप गाइस। एंड ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर मैं आपको बताऊं, प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। थोड़ा सा हमें कुछ चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिकोड करनी थी। 160 आ रहा है, देखना पड़ेगा आंसर कितना आ रहा है इसका, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ रीजन होगा बोलने के लिए। पहली बात, इस वैल्यू, ये वैल्यू डेसिमल में दी हुई है, ठीक है। ओ अगर ऊपर से देखूं डेसिमल में दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में इजी है, ये 20%, ये 20% प्रॉफिट, इजी परसेंटेजेस यूज हुई हैं। इन वैल्यूज को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके इसको डिफिकल्ट बनाया जा सकता था। और जो इसमें दूसरा मेजर फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप देखते क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोल देते हो, वो था इसके ऑप्शंस गिवन नहीं थे, ये टीटा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं एक बार। टीटा क्वेश्चन था बट सॉल्व करने में कैसा था देख लेते हैं जरा, ठीक है। हाँ, अमल buys 110 kg of sugar, 110 kg of syrup and 120 kg of juice, ठीक है। अच्छा, सिरप की बातें हम लोग यहां पर कर लेते हैं और जूस की बातें हम लोग यहां पर कर लेते हैं। क्वांटिटी की बातें कर लेते हैं। क्वांटिटी कितना कितना था, ये इसने खरीदा था 110 kg और इसने खरीदा था 120 kg। आई होप आपको ये बातें समझ में आने लग रही होंगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस, ओके। सिरप का जो कॉस्ट है वो जूस से 20% कम है, ठीक है। ये तो क्वांटिटी की बातें हो गई। अगर मैं कॉस्ट की बातें करता हूं तो जो सिरप का कॉस्ट है वो जूस से 20% कम है, तो 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो 1/5, ठीक है। अगर जूस का कॉस्ट 5 है तो इसका कॉस्ट 4 होगा। रेशो तो ये होगा इनके कॉस्ट का, दिस विल बी द रेशो, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। ये पर केजी का रेट है इनका, पर केजी का। चलो, ही सेल 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। इसने 10 kg सिरप को 10% प्रॉफिट पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। 10% निकालना मतलब मुझे सिरप का जो प्राइस है उसका 10% निकालना है। किसी भी वैल्यू का 10% निकालना कब इजी होता है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, जब वो 10 का मल्टीपल हो। क्या ये 10 का मल्टीपल है? नहीं है, तो इसको 10 का मल्टीपल बना दिया 0 से मल्टीप्लाई करके। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया सिरप का जो कॉस्ट है वो 40 है, जब इसको 40 बनाया तो 50 हो गया। 20 kg जूस मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। क्या इसका 1/5 निकल जाएगा? निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 kg सिरप, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे, इसको 10% बढ़ा दो जरा। अगर आप इसको 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट हो गया 44 रुपीज पर केजी, और मैंने 10 kg बेच दिया, तो 44x मान लो आप इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए।
ये तो रेशो था ना, एग्जैक्ट प्राइस हमने इसका 40x मान लिया, इसका 50x मान लिया। बच्चे ये कंप्लीटली हम दोनों ने दोनों वैल्यूज लेट करी हैं। लेट करने के पीछे एक तो ये वाली परसेंटेजेस थी और दूसरी ये वाली परसेंटेजेस थी। इन तीनों के बेसिस पे ये वैल्यूज आई हैं। इसके बेसिस पे तो खाली ये 4:5 आया था। फिर 10% बढ़ाना है इसको तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, इसको 20% बढ़ाना है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये 5 का मल्टीपल ना होता तो मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करता और इधर भी करता, बट मेरी किस्मत अच्छी थी, आज ये 5 का मल्टीपल था इधर। ठीक है, चलो इसको 10% बढ़ाया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया पर केजी का, 44x रुपीज पर केजी। इसको 20% बढ़ा दो गाइस, इसको 20% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा ये 60x रुपीज पर केजी। बोलो जरा। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, ठीक है, बचा हुआ जूस। अच्छा इसमें से कितना निकाला हम लोगों ने, 10 केजी निकाला। 10 केजी आपने 44x रुपीज पर केजी पे बेचा तो 10 केजी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 केजी का। 10 केजी बेचा 44x रुपीज पर केजी पे, यानी कि 440x रुपीज तो आपके पास यहां से आ गए। 20 केजी बेचा 20% प्रॉफिट पर, इसको 20% बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा, इसको 20% बढ़ा दो 60x आया। 60x पर हम लोगों ने 20 केजी बेचा है तो 60x इंटू 20, 60x इंटू 20 गाइस, हाँ 60x इंटू 20 कितना आएगा, 60x 1 किलो का है, 20 किलो का प्राइस कितना आ जाएगा, 1200x आ जाएगा। जल्दी से बताओ जरा। तो इस 10 केजी का सेलिंग प्राइस ये रहा, इस 20 केजी का सेलिंग प्राइस ये रहा। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 1640x आ गया। ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास 1040x इन दोनों का। ठीक है, चलो जी यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस, 110 में से मैं 10 केजी बेच चुका हूं और इस 120 में से मैं 20 केजी बेच चुका हूं, तो मेरे पास 100 केजी बचा और यहां पर भी 100 केजी बचा। टोटल मेरे पास 200 केजी सिरप एंड जूस बचा हुआ है। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, रिमेनिंग जूस और सिरप को मिला दिया जो कि 200 केजी है और उसको इस प्राइस पर बेच दिया 308.32 पर केजी पर। बचा हुआ कितना था, 200 केजी, 2 into 100 इतना केजी था और पर केजी का प्राइस कितना है जी, 308.32। ठीक है सर, आपने 200 को 2 into 100 क्यों लिखा था, स्ट्रैटेजी थी उसके पीछे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा यहां से। ठीक है, तो दिस इज माय ओवरऑल सेलिंग प्राइस, ये मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस आने लग रहा है गाइस। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस आने लग रहा है। ठीक है, बचे हुए 200 केजी का। पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना था, 1640x, तो 200 केजी का सेलिंग प्राइस ये रहा और पहले वाला सेलिंग प्राइस ये रहा। मुझे ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 64% का हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है जी, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। 110 केजी क्वांटिटी थी, कॉस्ट था उसका 40x पर केजी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 into 4 कितना आएगा, 11 into 4 कितना आएगा, 440x आएगा क्या। रुको एक मिनट, अलग इंक से लिखूंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, 110 केजी इंटू 40x कितना आएगा मेरे पास, 11 into 4 44, 11 into 4 44 और आगे आ जाएगा 20, तो इतना क्वांटिटी, इतना प्राइस आने लग रहा है इसका। ठीक है, हाँ इतना प्राइस आने लग रहा है, कॉस्ट प्राइस। 110 केजी, 1 केजी इतना कॉस्ट प्राइस है। 120 into 550 कितना होगा मेरे पास, 6000 होगा। यस, तो 6000x ये आने लग रहा है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ओवरऑल, ये आ गया मेरे पास क्या, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। ये मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया। दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया 110 और 120 केजी का, 110 और 120 केजी का ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस पे उसको 64% प्रॉफिट हुआ है, तो 64% की फ्रैक्शन कितनी होती है, क्योंकि 64 के इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होता है 16/25। इसका इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, इसमें इसको ऐड करो 41/25, तो 41/25 ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें तो समझ में आने लग रही होगी। 110 into 40, हाँ 110 into 40 440x, 120 into 50x 6000x। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट के इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करा तो बन गया सेलिंग प्राइस। और इस 10 केजी का और इस 20 केजी का सेलिंग प्राइस ये रहा। सो दिस इज नथिंग इक्वल्स टू 1640x प्लस ये वाली वैल्यू, इसको देख लो कितना आने लग रहा है, ये 2 into 30832, 2 into 30832। बताओ क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही हैं क्या, देख लो जरा।
आई होप यहां तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आने लग रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है एक्स का वैल्यू? क्योंकि हमसे अमल का कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, सिरप का। सिरप का कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने माना हुआ है 40x। इसको मैं तब तक फाइंड नहीं कर सकता जब तक मुझे एक्स का वैल्यू नहीं पता लगेगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू पता लगाना है अपने को, ठीक है। चलो देखो 41 इस पूरे में कॉमन है। 41 से इसको उड़ाएं क्या? 41 से इसको उड़ाएंगे तो कितना टाइम कटेगा? 4 टाइम्स, तो यहां पर 40x आएगा। 41 से इसको उड़ाना जरा कितना आएगा? 41 इंटू 7 287 आएगा। यस, 7 टाइम्स चला। 287 में 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 और 3 213 आने लग रहा है, ठीक है। 213 आने लग रहा है तो कितना टाइम चलेगा जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। हाँ 287 आएगा ना, 41 इंटू 7 287, 8 और 13 21 और 3, ठीक है। हाँ देखो ये कितना आएगा मेरे पास, या पूरा इसको 30832 को 41 से डिवाइड कर लो। 30832 को 41 से डिवाइड कर लो सीधा सीधा, ठीक है। हाँ मेरे पास स्पेस कम है, या मैं यूं समझ लो कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। 30832 को डिवाइड कर दो 41 से, ये आ गया हमारे पास 752, ठीक है। हाँ 752 आने लग रहा है ये, ठीक है। हाँ ये वाला 2 एज इट इज, इसको खो मत देना, पास में रखना अपने इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला 25 बचा मेरे पास अभी, ठीक है। हाँ इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 44 इंटू 100x बोल सकता हूं ना। ऐसे में इसको 60 इंटू 100x बोल सकता हूं ना। 25 डिवाइड में इससे 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4x आएगा। 25 से काटोगे तो कितना आएगा? 4x आएगा। 44 इंटू 4 कितना होता है जी? 176x होता है। ये कितना आएगा मेरे पास? 240x आएगा। जल्दी से बताओ जरा। ये 25 कट चुका है, 41 भी कट गया था। उधर देखो कितना आने लग रहा है मेरे पास? 40x आने लग रहा है, प्लस इन दोनों को देख लो कितना आएगा ऐड करके, या इसको एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 752 ये बनने लग रही है इक्वेशन, जरा देख लो, ठीक है। हाँ इस 40 में से इसको उठा दोगे तो यहाँ पे 200x बचेगा, घबराना मत, ठीक है। हाँ 200x और 170 कितना बनेगा मेरे पास? 376x बनेगा। उधर आने लग रहा है 2 इंटू 752। 376 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे 752 आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 4। जैसे ही x का वैल्यू 4 आया, वो हमसे कुछ भी पूछ ले, हम उसको सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। बट उसने हमसे सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछा था सिरप का, तो 40 इंटू 4 160 होता है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 160। इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। थोड़ी सी कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये सारा का सारा काम तो इजी था। इतना पहले मेरे पास इसका 10 kg और इसके 20 kg का सेलिंग प्राइस ये था। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाला, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने यहां से पहले ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकाला, 110 इंटू 40 करा तो मेरे पास कितना आया? 4400 आया। 120 इंटू 50 किया 6000 आया। इन दोनों को लिखा एज इट इज मैंने। फिर 64, ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है, 64% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 64 के इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इक्वल्स टू ये 1640x, तो पहले 30 kg का सेलिंग प्राइस ये था, प्लस 200 इंटू इतना बचे हुए 200 का सेलिंग प्राइस ये था ना। इसको सोल्व कर गया 2 इंटू 30832। तो इसको फाइनली सॉल्व करा हम लोगों ने, x की वैल्यू 4 आई। बस थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है। जैसे इन सब में से 41 कॉमन था, तो मैंने सबसे पहले 41 से उधर वाले पार्ट रिड्यूस करे, और दोनों हो भी गए। 41 से इसको काटा तो 40x आया, इसको 41 से काटा 752 आया, 2 एज इट इज। फिर 25 से इन दोनों को काटा तो यहाँ पर 44 इंटू 4 176x आया। 25 से काटा 4 आया, 16 इंटू 4 240x आया। इधर आया मेरे पास 40x प्लस 2 इंटू 752। फिर 40 से 200 में से घट 240 में घटा 200x आया, इन दोनों को ऐड करके 376 आया। इधर 2 इंटू 752 76 2 आया, x का वैल्यू 4 आ गया फाइनली। अब बताओ जरा, ये क्वेश्चन समझ में आता है क्या आप लोगों को? चलो, Ankita buys 4 kg cashew, 14 kg peanuts and 6 kg almonds. ठीक है। When the cost of 7 kg cashew is same as the 30 kg peanuts, 9 kg almonds दे रखा है। 7 kg cashew का जो कॉस्ट है 30 kg peanuts के बराबर है और 9 kg almonds के बराबर है। She mixes all the 3 nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of 1752. ठीक है। इन तीनों को उसने मिला दिया और एक प्राइस मार्क किया इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752, जिससे उसको 1752 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क्ड प्राइस। उसने इस मार्क्ड प्राइस पर 4 kg बेचा
एंड द रिमेनिंग एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, और बचा हुआ इस मार्क्ड प्राइस के 20% डिस्काउंट पर उसने बेचा, ठीक है। दस मेकिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 744, उसको जो प्रॉफिट हुआ 744 का हुआ। देन द अमाउंट इन रुपीज दैट शी हैड स्पेंट इन बाइंग आलमंड्स, ठीक है, उसने आलमंड्स खरीदने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया था। क्वेश्चन में जो ये वाली लाइन है ना, when the cost of 7 kg cashew is the same as that of 30 kg peanuts और 9 kg almonds, ये बहुत ही प्यारी लाइन है, पता है तुम्हें। when the cost of 7 kg cashew, ठीक है, एक केजी कैश्यू का जो प्राइस है हमने मान लिया वो C है, तो 7 kg का प्राइस कितना आएगा, 7C आएगा, ठीक है। इज द सेम एज डेट 30 kg पीनट्स, एक केजी पीनट्स का जो प्राइस है तो वो P है, 30 kg पीनट्स का प्राइस कितना आएगा 30P, और ये उतना ही है जितना 9 kg आलमंड्स का है। तो 1 kg आलमंड का प्राइस कैपिटल A है, तो 9 kg आलमंड्स का कितना आएगा 9A आएगा। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे यहां से गाइस, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं। अब यहां से तुम्हें सीधा सीधा अगर कैश्यू, पीनट्स और आलमंड का अगर प्राइस का रेशियो निकालना है कि एक एक केजी इनके प्राइस का रेशियो कितना होगा, वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। मतलब देखो कुछ लोग तो होते हैं वो पता है क्या करते हैं, पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहां से C/P का वैल्यू आएगा 30/7, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहां से P/A का वैल्यू आएगा 9/30, फिर कहेंगे देखो ये 3 से कट रहा था, ये आ गया 3/10, P यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम करते हैं वो लोग, ठीक है। यहां से फिर बोलेंगे सर देखो कैश्यू कितने का आ रहा है, 90 का आ रहा है, ये कितने का आ रहा है, मतलब इन तीनों का जो कंबाइंड रेशो आ रहा है CPA का, वो बोलेंगे देखो 90, 21 और 70 आ रहा है। तो हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग ये काम करें, हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग ये काम करें कि इनका कंबाइंड एक एक केजी के प्राइस का रेशियो निकालने के लिए वो काम करें। हम इस चीज को थोड़ा डायरेक्टली करेंगे जरा, ठीक है, हम इसी को थोड़ा डायरेक्टली करेंगे। कैसे, देखो जरा, ये जो नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं 7, 30 और 9, 739 जो नंबर यहां पे लिखे हुए हैं, क्या आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, हाँ, क्या आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, जल्दी से बताओ। 739 का एलसीएम कितना आएगा, बताओ जल्दी से। इन दोनों का एलसीएम तो 90 आएगा, और 90 इंटू 7 630 आएगा एलसीएम। 630 को 7 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। इन तीनों का एलसीएम आया 630, 630 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 90 आएगा क्या, यस। 630 को 30 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 21 आएगा क्या। 630 को 9 से डिवाइड कर दो 70 आएगा क्या। तो एक एक केजी का प्राइस आ गया, एक केजी कैश्यू का, एक केजी पीनट्स का और एक केजी आलमंड्स का प्राइस आ गया। ये डायरेक्टली निकालना तुम्हें से, ठीक है। हाँ, मैंने ये चीज आपको रेशो में सिखाई भी थी, जब मैंने आपको रेशो प्रपोर्शन पढ़ाया होगा, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी होगा कि हम लोग ये डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे। अब शॉर्टकट भले ही बहुत छोटा सा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे 10 सेकंड बच जाएंगे, 5 सेकंड बच जाएंगे, 6 सेकंड बच जाएंगे, वो टाइम बाकी और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उस बच्चे ने 4 केजी कैश्यू खरीदे, एक केजी कैश्यू कितने का है 90 का है, ये रेशो वाली वैल्यू एक्चुअल नहीं है, तो आप इसको 90x, इसको 21x, इसको 70x मान सकते हो। 4 केजी कैश्यू, एक केजी कैश्यू 90x का है, तो 4 केजी कितने का आएगा 360x का आएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 360x का आएगा, यस। 14 केजी पीनट्स, एक केजी पीनट 21 का आता है, 21 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा मेरे पास, जल्दी से बताओ, 294 आएगा क्या, ठीक है, 294 आएगा क्या, यस 294, तो 294x ये आ गया। और 6 केजी आलमंड्स, एक केजी आलमंड 70x का है, तो 6 केजी कितने का आएगा 420x का ये आएगा मेरे पास। आई होप आपको ये बातें समझ में आने लग रही होंगी। इनको ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको 300 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 360 और 420 बताओ कितना आएगा, 360 और 420 कितना आएगा, 4 और 3 780, 780 और 300 ये आएगा हमारे पास 1080 में से 6 हटा दो 1074x, तो 1074x इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 केजी कैश्यू, 14 केजी पीनट्स एंड 6 केजी आलमंड्स। बताओ जल्दी से, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है कि 4 केजी कैश्यू, 14 केजी पीनट्स और 6 केजी आलमंड्स का टोटल कॉस्ट प्राइस इतना आएगा। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही होंगी। चलो, इसने इन सबको मिला दिया। She mixes all the 3 nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of 1752। ये इसका कॉस्ट प्राइस है,
तो मार्क्ड प्राइस इसने कितना किया, मार्क्ड प्राइस इसने एक ऐसी वैल्यू रखी जिससे उसको क्या हो जाए, जिससे उसको क्या हो जाए 1752 का प्रॉफिट हो जाए। तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस में 1752 रुपीज ऐड कर दो। सो दिस विल बी द मार्क्ड प्राइस, दिस विल बी द मार्क्ड प्राइस। जल्दी से बताओ ये मार्क्ड प्राइस होगा। ये मार्क्ड प्राइस कितने केजी का है जरा ये भी बता दो। ये जो मार्क्ड प्राइस है ये कितने केजी का है, तुम ये भी बता दो जरा मुझे, ऐसे कितने केजी का मार्क्ड प्राइस है ये मार्क्ड प्राइस है 24 केजी का। क्योंकि ये जो 1704x कॉस्ट प्राइस आया था, 4 केजी ये खरीदा था, 14 केजी ये खरीदा था, 6 केजी ये लिया था, 24 केजी 24 केजी का कॉस्ट प्राइस ये हुआ। तो 24 केजी का मार्क्ड प्राइस ये हो गया। अगर मुझे यहां से 1 केजी का मार्क्ड प्राइस निकालना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे इसको, जल्दी से बताओ। मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और किससे डिवाइड करोगे तुम इसको, 24 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 24 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओगे क्या, 24 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देख लो, 24 से इसको डिवाइड करोगे देख लो। अगर निकालना है हम बिना उसके निकाले भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, हाँ हम बिना उसके निकाले भी इसको कर सकते हैं, पता है तुम्हें, हम बिना उसको निकाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना निकाले करें क्या, क्योंकि इसको 24 से डिवाइड करेंगे वो 1 केजी का मार्केट प्राइस आएगा। तो ये भी तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, इसको डिवाइड करना 24 से। और मुझे नहीं लग रहा शायद 24, ठीक है, 8 और 3 ये डायरेक्ट होगा भी नहीं, ये नंबर डायरेक्टली 8 से डिवाइड होगा भी नहीं, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो छोड़ो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम ध्यान रखना तुम्हारा 24 केजी का मार्केट प्राइस ये है, ठीक है, 24 केजी का मार्केट प्राइस ये है, ठीक है। अब देखो आगे यहां से शुरू करते हैं जरा, देखो क्योंकि इतना क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया है। शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क्ड प्राइस। अब ये 24 kg का मार्क्ड प्राइस है, इसमें से 4 kg उसने इसी प्राइस पर बेचा। तो भैया 4 kg का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये 24 का है, 24 का प्राइस अगर हमें दिया हुआ है, ये तो 4 का कितना होगा, 4 का निकालना है 24 में से, यानी कि इसका 1/6 निकाल लो, इसका 1/6 निकालो, इस प्राइस का 1/6, इसका 1/6 निकालो, 1/6 ऑफ 1074x प्लस 1752। बताओ जरा क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, और ये 6 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये 4 kg का मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये 24 kg का सेलिंग प्राइस, 24 kg का मार्केट प्राइस था, 24 का ये है, तो इसमें से 4 का कितना होगा भाई, 24 4 का कितना होता है 1/6 होता है, तो इसका 1/6 निकाल लो, इस वैल्यू का 1/6 ये रहा। और मजे की बात ये है आज ये 6 से रिड्यूस भी हो जाएगा, आज 6 से रिड्यूस हो भी जाएगा अगर तुम करो तो, ठीक है। चलो तो बचे हुए 24 kg के बारे में भी कुछ नहीं पता, आगे बढ़ते हैं, मुझे भी नहीं पता। सी सेल्स दैट 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस प्राइस, ठीक है, इस प्राइस पर बेच दिया, एंड रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, और बचा हुआ उसने 20% डिस्काउंट दिया। इस वैल्यू पे, ये इस वैल्यू पे अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, इस वैल्यू पे अगर आप 20% डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 20% हटा दो, 20% का डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, तो इसका 4/5 निकाल लो, 4/5 ऑफ कितना आएगा 1074x, 4/5 1004x प्लस 1752, इतना आएगा क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है। इस पे 20% डिस्काउंट दे दिया, बट यार ये तो 24 kg का सेलिंग प्राइस है ना, 24 में से मैं 4 kg तो ऑलरेडी बेच चुका हूं, बचा कितना 20 kg, तो 20 kg 24 का कितना फ्रैक्शन होता है 5/6, कितना होता है 5/6। तो ये हमारा 20% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस ये आया, तो ये कितने का है 24 किलो का, बट मुझे 24 किलो थोड़ा बेचना है, अब तो मेरे पास 20 kg बचा है, क्योंकि 4 मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं। तो 24 का कितना फ्रैक्शन है 5/6, इसीलिए मैं इसका 5/6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 4 kg का सेलिंग प्राइस ये हो गया, और बचे हुए 20 kg का सेलिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेना, ये मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ जाएगा गाइस, ठीक है। बताओ ये मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। हम इसको देखो रिड्यूस करें, 5 से 5 उड़ाओ, 4 से 2 से 2/3 आएगा, ठीक है। हाँ 6 से कट जाएगा, वैसे 6 से कट जाएगा, पता है तुम्हें, ये 6 से कट जाएगा, देखो 6 से कट जाएगा ना, 960 102, यस 17 आएगा ना, यस 102 9 179x, 6 2 जा 12 55 9 6 जा 54 2, ये आने लग रहा है
ऐसे ही इसको 3 से काटो, 3 से, इसको 3 से काटो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 6 से काटे आ रहा है, 3 से काट के इसका डबल आएगा, ठीक है। सो यहां पर आएगा मेरे पास 3, अगर मैं 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 3, 2 बाहर है, ध्यान रखना, ये आएगा 3 मेरे पास, एंड 1 आया 17, तो 5 टाइम्स चलेगा, फिर 8 टाइम चलेगा, x एज इट इज। 3 से इसको भी उड़ा दो, 3 से इसको भी उड़ा दो, कितना आएगा मेरे पास 5 आएगा, 2 5 8 आएगा एंड 4 आएगा, ये इतना आने लग रहा है, बाहर वाला 2 एज इट इज, ठीक है। हाँ, कुछ और देखते हैं जरा क्या हमारे पास बचने लग रहा है। उसने क्या बोला है, मेकिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 744, जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 744 का हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ये उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस है जो उसके कॉस्ट प्राइस से 744 ज्यादा होगा, यानी कि ये 1074x थे, यानी कि ये वाली वैल्यू 1074x से 744 ज्यादा होगी। तो इक्वेट करके सॉल्व कर लो ना भाई, 179 और 358 इंटू 2, 179 का 5 टाइम्स है सीधा सीधा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 179 इंटू 1 और 179 का 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 179x का सीधा सीधा 5 टाइम्स आने लग रहा है, ठीक है। ऐसे देख लो, 292 यहां पर बचा, 292 का भी 5 टाइम्स आने लग रहा है, 292 का भी सीधा सीधा 5 टाइम्स आने लग रहा है, ठीक है। ऐसे देख लो इसको, ठीक है ना। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये 180 होता, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते 900 आता, बट उससे एक कम है तो 895x आएगा, 895x, ठीक है। 895x आ रहा है, उधर कितना आ रहा है मेरे पास 1074x, तो 179x बचेगा मेरे पास, ठीक है। 179x बचेगा, 292 इंटू 5 है ये, 292 इंटू 5 में से 744 माइनस कर देना, 292 इंटू 5 में से माइनस कर देना 744, तो कितना आएगा 716 आने लग रहा है, कितना आने लग रहा है 716 आने लग रहा है। तो देख लो इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, 1795 इंटू 5 और यहां पर 107x आने लग रहा है, तो ये उसमें से माइनस होगा, तो 174 और 5 179x बचेगा, ठीक है, 179x बचेगा। तो ये तो उधर गया था। 292 इंटू 5, 292 इंटू 5 देखोगे तो कितना आएगा 300, मान ले इसको, 1500 में से 40 हटा दो तो 1460 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1460, 1460 में से 744 हटा दो, 1460 में से 744 हटा दो, ठीक है। हाँ, ये तो मैं उधर ले गया हूं, तो 1460 में से 744 हटा दो, 1460 में से 744 हटा दो, तो देखो कितना आएगा, इसमें 760 716 आएगा, 179x इंटू 716, यहां से x का वैल्यू निकाल लेना जरा, कितना आएगा 4 आएगा, यहां से x का वैल्यू आएगा 4, ठीक है। यही आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये देख लो जरा। तो उसने हमसे क्या पूछा था, ऑलमंड्स खरीदने पे उसने कितना पैसा खर्च किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑलमंड्स खरीदने में उसने 420x रुपीज खर्च किए थे, तो 420 इंटू 4 1680 रुपए मेरा आंसर। पता है ये सब काम था जो हम लोग करते अगर शायद हमें इसके ऑप्शंस ना पता होते, ये सारे के सारे हमें काम करने पड़ते अगर हमें इसके ऑप्शंस ना पता होते, ठीक है। अब अगर मैं देखूं सर हमें तो इसके ऑप्शंस पता है, सर हमें तो इसके ऑप्शंस पता है, क्या हम ऑप्शन से भी इसको हिट कर सकते थे क्या? यार ऑप्शन से हिट कर तो सकता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं ये 420 इंटू 4 टाइम्स है, बट बाबू ये भी तो 420 इंटू 6 टाइम्स है ना, और उसकी मर्जी, वो कल को 420 इंटू 8 टाइम्स बना दे यहां पे, और यहां पे 440 ही बना दे अगर, तो मैं इन दोनों ऑप्शंस पे भी तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शंस दे के भी उसने यहां पे कुछ हमारे लिए काम इजी किया नहीं है। अब करने वाले तो लोग देखो बता, दूसरों की बात को नीचे गिराने के लिए हो सकता है वो बोलते हैं कि हमने तो इस ऑप्शन को चूज कर लिया था, यहां से x का वैल्यू 4 आया, हमने देखा x 4 सेटिस्फाई कर रहा था, बट आपने यही क्यों चूज किया, बाकी 3 क्यों नहीं किए? और सबसे बड़ी बात यह है, एग्जाम में हमारा इतना माइंड चलता ही नहीं है। आप इस बात को खुद से एक्सेप्ट करोगे, एग्जाम में हमारा माइंड इतना चलता ही नहीं है कि हम ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें। दोनों के दोनों क्वेश्चन थे तो बड़े अमेजिंग, ठीक है। अमल परचेजेस सम पेन्स एट ₹8 ईच, उसने कुछ पेन परचेज किए, 8 रुपए का एक पेन था। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेज, ठीक है। He sells 100 of this pen at ₹12 each. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of ₹300. While he makes a net loss of 300 if the remaining pens are sold at ₹9 each. ठीक है। उसने पहले परचेज किया था, फिर उसने एम्प्लॉय हायर किया, फिर बेचा है।
n पेंस, तो इनका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास 8n। सेलिंग प्राइस हो जाएगा पहले केस में हमारा n में से अब 1200 पेन अलग कर दो और n माइनस 100 अलग कर दो। सॉरी गाइज, सॉरी यार, ठीक है, बहुत ब्लंडर कर दिया था मैंने, ठीक है। 12 का ये बेचा और ये कितने का बेचा है आगे, 11 का ये बेचा है, ठीक है। तो ये एज इट इज आएगा 1200, ये एज इट इज आएगा 11n माइनस 1100। वैसे तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकते हो, सेकंड वाले केस में जो डिफरेंस आने लग रहा है ना प्रॉफिट में, कि 300 का जो प्रॉफिट है वो 300 लॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पैंट्स। क्योंकि ये तो पहले भी तब भी 1200 के बेच जा रहे थे, इनसे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये n माइनस 100 पेन्स ना, हमने एक पेन 9 रुपए का बेचा, तो यहां से हमारा रिवेन्यू जनरेशन हुआ इतने का, 9n माइनस 900 का, इतना रिवेन्यू अब जनरेट हुआ। पहले रिवेन्यू ये जनरेट हो रहा था, ठीक है, अब रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब ये 1200 तो अब भी जनरेट हो रहा है, बट इससे ये प्रॉफिट लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ ना। प्रॉफिट जो 300 रुपए का प्रॉफिट है वो 300 लॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नंबर ऑफ पेन्स। पहले इनको 11 का बेचा जा रहा था, अब इनको 9 का बेचा जा रहा है, ठीक है। पहले इनको 11 का बेचा जा रहा था, अब इनको 9 का बेचा जा रहा है, ठीक है। ये इतना रिवेन्यू यहां पे आया, ये इतना रिवेन्यू यहां पर आया। ये 8n है, प्लस उसकी सैलरी भी तो है ना, जो फिक्स सैलरी है उसकी, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो इतना बढ़ रहा है ना। n पेन खरीद के लाया, सीपी कितना था उनका 8 था, तो 8n प्लस उसकी खुद की सैलरी, दिस इज द रिवेन्यू, ठीक है। ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 300 आने लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 300 आने लग रहा है। माइनस कर दो, 11n और 8n कितना आएगा, 3n आएगा ना। 11n में से 8n गया, 3n आएगा ना। 1200 माइनस 1100 कितना आता है, 100 आता है, तो 100 ही आएगा इधर। माइनस s, ये कितना आने लग रहा है हमारे पास, 300 दिया हुआ है, दिस इज 300। फिर इसमें से ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ये देखो यहाँ पे 300 का डिफरेंस आने लग रहा है। 9 में से 8n जाएगा तो n बचेगा, 1200 में से 900 गया तो कितना बचा, 300। 300 एज इट इज रहने वाला है ये, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस कर रहे हो तो माइनस s, दिस इज नथिंग माइनस का 300। ये इक्वेशन बन जाएगी अब, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो आप लोग, ठीक है। 600 आएगा ना इधर ये, ठीक है। ये तो देखो अभी कट जाएगा, 2n आएगा इधर, हाँ 100 माइनस का 200 आएगा, ठीक है। और उधर आ जाएगा हमारे पास, ये सब कट जाएगा ना यहां से। बताओ जरा, अब भी सही है ना। दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 9 11 में से 8 जाएगा, ठीक है। 12 और में से 11 में 100 में से s जाएगा, तो 100 माइनस s, ठीक है। ये आने लग रहा है। ये तो तब भी 1000 ही आ रहा है ना, बट ये तो तब भी 1000 ही आ रहा है ना। अगर देखो यहां से 300 माइनस 300 प्लस का 600 लिखा है ना इधर, 3n में से n जाएगा, 2n बचेगा। आप लोग क्यों बोल रहे थे फिर ऐसा कि और कुछ आ रहा है, n का वैल्यू तो 400 ही आने लग रहा है ना। 100 माइनस 300 करोगे तो माइनस का 200 आएगा ना। माइनस s माइनस माइनस s, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर माइनस कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 600 आएगा। n का वैल्यू 400 आया है। अगर मैं n का वैल्यू 400 यहां पे पुट करता हूं तो 4 इंटू 3 1200 प्लस 100 1300, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो तब भी तो 1000 ही आ रहा है ना। तो वाई यू गाइज आर कंफ्यूजिंग यार, ठीक है। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो लार्ज बॉक्स जो है वो दुगने रेट पर बेचा जा रहा है स्मॉल बॉक्स से। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स, ठीक है। Then the percentage by which the weight of chocolate in the large box exceed that in the small box is nearest to, ठीक है। देखो जो लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स है, हमें उनकी क्वांटिटी नहीं पता कितना क्वांटिटी है। लार्ज बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स रखी गई हैं, उनका कुछ और प्राइस है,
स्मॉल बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स रखी गई हैं और उनका कुछ प्राइस है। सिंपल सी दिमाग लगाना है बस अपने को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो लार्ज बॉक्स जो है, ठीक है, यहां पर अगर मैं लार्ज बॉक्स समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्स, ठीक है। लार्ज बॉक्स में जो नंबर ऑफ मतलब ग्राम, कितनी ग्राम चॉकलेट्स है, मान लो वो L ग्राम चॉकलेट्स है, L ग्राम चॉकलेट्स है, और यहां पर कितनी ग्राम चॉकलेट्स हैं, S ग्राम चॉकलेट्स हैं। ये ग्राम है, क्वांटिटी है ये। लार्ज बॉक्स में कितनी ग्राम चॉकलेट्स हैं, L ग्राम, स्मॉल बॉक्स में कितनी ग्राम चॉकलेट्स हैं, S ग्राम। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। इनका सेलिंग प्राइस मान लो 100 रुपीज पर ग्राम है, तो इनका उससे 12 ग्राम कम है, कितना है, 88 रुपीज पर ग्राम। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में S ग्राम चॉकलेट्स हैं, इनका प्राइस कितना है, 100 रुपीज पर ग्राम, ये मैंने अज्यूम किया है। तो जो लार्ज बॉक्स में जितनी भी क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 12% कम, तो कितना हो गया, 88। तो इतना क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, तो L क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, S क्वांटिटी है और इतना प्राइस है। सो दिस इज द टोटल रिवेन्यू, दिस इज ऑल्सो द टोटल रिवेन्यू। और अगर बात करें रिवेन्यू की, द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। लार्ज बॉक्स को ट्वाइस प्राइस पर बेचा गया स्मॉल बॉक्स के। क्या यहां से L और S का रेशियो नहीं निकल जाएगा क्या? इसको उड़ा दो वैसे 4 से, ठीक है, 22 आएगा, यहां पर 25 आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो लार्ज और स्मॉल बॉक्स में जो क्वांटिटी है उसका रेशियो कितना आने लग रहा है, 50/22। कितना आने लग रहा है, 50/22, विच इज ऑल्सो 25/11। तो स्मॉल बॉक्स में अगर क्वांटिटी 11 है तो इस लार्ज बॉक्स में 25 है। हमसे पूछा जा रहा है बाय देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स, वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीडेड इन द स्मॉल बॉक्स। 14 ज्यादा है, कितने से, 11 से। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 11/11 100% होता है, 3/11 which will be nearest to 27, तो 127% इसका आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, ठीक है। पर्सन बाय टी ऑफ डिफरेंट 3 क्वालिटीज, ठीक है, 800, 500, 300, and the amount both are in the proportion इतना इतना इतना। She mixed all the tea and sold 1/6 of the mixture 700, ठीक है। पहले मिक्सचर देखते हैं पूरा कितना है, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर अगर 6 का मल्टीपल बन जाए ना तो मजा आ जाए, क्योंकि उसका मिक्सचर का 1/6 निकालना है, ठीक है। She mixes all the 3 tea and sell 1/6 of the mixture। मिक्सचर को कोशिश करेंगे 6 का मल्टीपल बनाने की। अमाउंट का जो रेशियो है वो 2, 3, 5 है, 5, 3, 8, 2, 10 होता है। 10 को अगर 6 का मल्टीपल बनाना है 30, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी 1, क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, इसका प्राइस कितना है, 800 पर केजी, 500 पर केजी, 300 पर केजी। 2, 3, 5 क्वांटिटी है, ठीक है, 2, 3, 5, बट इनका सम आता है 10। 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, मुझे 6 का मल्टीपल बनाना है, तो 3 से मैंने इनको जानबूझ के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यस। यानी कि मैंने 6 केजी खरीदा, 800 रुपए एक रेट है, तो 4800 रुपीज मेरे यहां पर खर्च हुए। 9 केजी लिया, 500 रेट है, तो 4500 रुपीज मेरे यहां पर खर्च हुए। 5 into 15 into 3, 4500 रुपीज मेरे यहां पर खर्च हुए, है ना, यस। ये बात समझ में आ गई। तो टोटल अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इज 13,800। मेरे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 13,800 आ रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। शी मिक्सेस ऑल द टी, उसने सारी टी मिला दी है। टी कितना है, 30 केजी है, देखो 6 केजी ये रहा, 9 केजी ये रहा, 15 केजी ये रहा, टोटल 30 केजी उसने मिला दिया। अब बोला जा रहा है इस 30 केजी में से उसने 1/6, 30 का 1/6 निकालना बड़ा इजी है, 5 केजी। तो ये 5 केजी उसने कितने का बेचा, 700 रुपीज पर केजी का बेचा, ठीक है। तो कितना आ गया होगा उसका रेवेन्यू, 3500 रेवेन्यू यहां से आ गया। बचा कितना, 25 केजी बचा। द प्राइस इन पर केजी एट शुड सी सेल द रिमेनिंग टी टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%। उसको 50% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। इसका 50% कितना होगा बच्चे, ठीक है, इसका 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/2 होता है, 2 का 50% होता है 1, यानी कि 2 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, 3/2 का बेचा, ठीक है। वैसे अगर हम इसको करेंगे तो 65 एंड 69 आएगा, ठीक है। तो 6900 इसमें ऐड कर लो या सीधा सीधा 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दिस विल बी द सेलिंग प्राइस, दिस विल बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है। हाँ, ये आएगा विच इज 20700 आएगा, 20,700, 20,700, ठीक है भाई। 3500 का आप ये बेच चुके हो, टोटल आपको 20,700 चाहिए। 50% प्रॉफिट का मतलब समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। 50% प्रॉफिट का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या होता है। 13,800 पे अगर 50% प्रॉफिट चाहिए
तो हमें उसको 20,700 का बेचना पड़ेगा, यानी कि 1600 रुपीज हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसका 50% इतना ही होता है, 20,700 सेलिंग प्राइस होना चाहिए। टोटल 20,700 रुपए कमाने हैं, जिसमें से 5 केजी बेच के मैं इतना कमा चुका हूं। इसमें से 3500 कम करो जरा, कितना आएगा हमारे पास ये, दिस विल बी 16,700 वो है, और 2800 और कम कर दो, 17,200 कमाना है उसको। ठीक है, 17,200 कमाने हैं, 17,200 रुपए कमाने हैं 25 केजी बेच के। देखना जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, 172 इंटू 100 कर लो, इससे थोड़ा 4 आ जाएगा, 17 इंटू 4 688। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज डेस्कटॉप एंड अ लैपटॉप कंप्यूटर। He sold the desktop at 20% profit, laptop 10% low. He made a overall profit of 2% profit. आय हाय 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 हाय, कितना गंदा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितना गंदा क्वेश्चन है, मैं तो ये देख रहा हूँ। हाँ, डेस्कटॉप पे 20% और लैपटॉप है। डेस्कटॉप को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, लैपटॉप को उसने 10% लॉस पर बेचा, ओवरऑल उसको 2% प्रॉफिट हुआ। एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ, एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ। 2 माइनस माइनस 12 कितना आएगा, 12 आएगा। तो रेशो कितना आ रहा है, 2:3। ये रेशो किस चीज का होता है, कॉस्ट प्राइस का। डेस्कटॉप और लैपटॉप के कॉस्ट प्राइस का रेशो 2:3 है। डेस्कटॉप 2 का आया तो 3 का आया, टोटल अमाउंट कितना, 5 का वैल्यू 50,000, तो 1 का वैल्यू 10,000। क्या पूछा उसने, देन द परचेज प्राइस ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का प्राइस रेशो में कितना था, 2, 1 का वैल्यू 10,000, 2 का वैल्यू 20,000। क्वेश्चन के नाम पे कलंक। Anil buy 12 toys and labels with each the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the additional price. Thus he gets a total of 212 and makes a profit of 10% profit. ठीक है, चलिए जी, ओके, ठीक है। 12 toys है, ठीक है, with the same selling price, with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the labeled price. तो वो लेबल्ड प्राइस को ना हम लोग P मान लेते हैं, वो लेबल्ड प्राइस P है। ठीक है, इसमें से 8 टॉयज, 8 टॉयज, ठीक है, टोटल टॉयज 12 थे ना। ठीक है, हाँ, टोटल टॉयज कितने थे, 12 थे। 8 टॉयज इनिशियली एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। अच्छा, 20% डिस्काउंट देना है, तो लेबल्ड प्राइस को ना मैं पता कितना मान रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, 100 मान लेते हैं। चलो ठीक है, वो लेबल्ड प्राइस 100 है, जस्ट इमेजिन। तो लेबल्ड प्राइस अगर 100 है, ठीक है, जो उसने मार्क किया है वो प्राइस ना, ठीक है। ही सेल 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट, तो इस पे 20% डिस्काउंट दे दो जी, कितना आ जाएगा, 80 बन जाएगा। तो ये 8 टॉयज उसने 80 ईच का बेचा, यानी कि 640 का रिवेन्यू तो यहां पर हुआ। ही सेल द रिमेनिंग 4 at an additional 25% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। इस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट दे दो, यानी कि इसका 25% डिस्काउंट दोगे अगर आप इस पे, तो इट विल बिकम 60। तो ये उसने 4 आर्टिकल 60 के बेचे, 240 का रिवेन्यू यहां से जनरेट हुआ। टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ उसका, 880 का। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है उसने 10% प्रॉफिट अर्न किया है। अगर आप 880 पे बेच के 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ये जो नंबर्स हमने अज्यूम करें, इसके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस फिर 800 होना चाहिए, क्योंकि 800 के आर्टिकल को जब 880 का बेचा जाएगा तभी 10% प्रॉफिट होगा ना भाई। 10% प्रॉफिट में हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है, 10/11 होता है ना। 11 का वैल्यू अगर 880 है तो 10 का वैल्यू 800 होगा ना। ये बात आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। With no discount, his percentage of profit would have been, अगर वो कोई डिस्काउंट ना देता तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता। कॉस्ट प्राइस तो 800 समझ में आ गया, अगर डिस्काउंट ना देता तो 1200 के 1200 रुपए के बेचता, 1200 रुपए में बेचता। ठीक है, 800 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेचता, 400 रुपए का प्रॉफिट होता। 800 पे टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 50% हमारा आंसर। सेकंड बाबू क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा बाबू क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। A man buy 35 kg of sugar and set a market price in order to make a 25% profit. He sells 5 kg at this price and 15 kg at 10% discount
Accidentally 3 kg of sugar is wasted. He sell the remaining sugar by raising the market price by P% so as to make an overall profit of 15%. Then P is nearest to 2. P कितना nearest होगा हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, हाँ. 35 kg sugar है, set a market price in order to make a 25% profit. ठीक है. Market price कुछ 20% profit earn करने के लिए. He sells 5 kg at this price जो उसने करा है. 15 kg at 10% discount. Okay. Accidentally 3 kg of sugar wasted. 5 kg बेचा, 15 kg बेचा, 5 15, 3 गया भाड़ में, 12 बचा. ठीक है. 5 kg out of 35 kg, out of 35 kg 5 kg है हमारे पास, 15 kg है हमारे पास, 3 kg वेस्ट हो गया, तो 20 में से 15 बचा, 12 kg और बचा हमारे पास. तो ये तो क्वांटिटी आ गई. अब बात आती है प्राइस की. मार्केट प्राइस मुझे मालूम नहीं है वो कितना है. ठीक है, हाँ, बट वो मार्केट प्राइस इस तरह से सेट किया गया है कि उसको 20% प्रॉफिट हो. ही सेल द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्केट प्राइस बाय P%. रिमेनिंग शुगर मतलब ये वाला रिमेनिंग शुगर है, उसको उसने बढ़ा के बेचा, मार्केट प्राइस को कुछ परसेंट से बढ़ाया, सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%. 15% प्रॉफिट उसको हो जाए. ठीक है. 100 मान लेते हैं. ठीक है, हाँ, 100 मान लेते हैं. 100 मान लेते हैं. आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो कि इनका खरीदने का कॉस्ट प्राइस 100 है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है इनका, आप ये मान सकते हो. आप इसको कॉस्ट प्राइस को 100 मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 35 kg शुगर उसने कहीं से परचेज किया तो 3500 का परचेज किया होगा. उसको ओवरऑल प्रॉफिट 15% का हुआ है. 15% इज 3/20. तो हम कॉस्ट प्राइस को 20 का मल्टीपल भी मान सकते थे, 20x भी मान सकते थे. ठीक है, बट एंड सेट सम मार्केट प्राइस ऑर्डर टू मेक अप. वो मार्केट प्राइस कितना है वो हमें m मानना पड़ेगा. लेट द मार्केट प्राइस बी m. m की जगह हम लोग उसको 20% डिस्काउंट भी देना है, 10% डिस्काउंट भी देना है. ठीक है, 10% डिस्काउंट देना है तो 10m मान लो. ठीक है, मार्केट प्राइस को ना, मार्केट प्राइस को मैंने 10 स्मॉल m मान लिया. तो ही सेल 5 kg एट दिस प्राइस, जो मार्केट प्राइस है. मार्केट प्राइस 10m है, 5 kg 10m का बेचा. 15 kg एट 10% डिस्काउंट, 10 पे 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 9m का बेचा. ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50m यहां से आया, 135m हमारे पास यहां से आया. ठीक है, इतना आ गया हमारे पास. 3 kg शुगर वेस्ट हो गया, रिमेनिंग शुगर बचा हमारे पास 12 kg. ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, ही सेल द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्केट प्राइस बाय P%. अब ये जो रिमेनिंग शुगर है ना, ये डेफिनेटली 10m से ज्यादा का बेचा गया, इसको कुछ बढ़ा के बेचा गया. वो प्राइस अपने को मालूम नहीं है, वो प्राइस कुछ ना कुछ होगा. बट ओवरऑल जो हुआ है ना, उसको जो ओवरऑल हुआ है वो 15% का प्रॉफिट हुआ है. तो कॉस्ट प्राइस को ना आप लोग यहां पे 20 भी मान सकते थे कि कॉस्ट प्राइस 20 है. 20 1 kg का है तो 35 kg का कितना होगा, 700 होगा. 700 होगा ना बच्चे. 15% प्रॉफिट भी हुआ है. ठीक है, 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 23 का बेचा गया है. 23 इंटू 35 कितना होगा जरा देख लो. ठीक है, 805 होगा. ठीक है, यानी कि 105 का प्रॉफिट भी हुआ है. 105 का प्रॉफिट भी हुआ है ना. 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है ना. 35 इंटू 3 कितना होता है, 105, यानी कि टोटल 805 का बेचा गया है ये. अब ये प्राइस अपने को मालूम नहीं है, ये प्राइस कितना है, ये वाला प्राइस, ये वाला प्राइस अपने को मालूम नहीं है. ठीक है, अच्छा बिना एम के भी करें इस क्वेश्चन को, बिना एम के भी हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, आप कॉस्ट प्राइस को 20 मान लो. ठीक है, क्योंकि 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है. 20 का 15% 3 होता है. इनिशियली जो उसने मार्केट प्राइस अज्यूम किया था, उसने इस माइंडसेट से किया था उसको 20% प्रॉफिट हो. 20 का 20% होगा 4. तो शुरू का 5 kg तो उसने उतने पे बेचा. 15 kg एट 10% डिस्काउंट. फिर उसने क्या कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो मार्केट प्राइस यहां से 24 हो जाएगा. मार्केट प्राइस यहां से 24 हो जाएगा. 20 की चीज को जब 24 का बेचोगे तभी तो 20% प्रॉफिट होगा ना. ठीक है, इस पे अगर मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो इट विल बिकम 21.6. थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो आज आप लोग, जरा कितना आने लग रहा है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो. और ओवरऑल उसको कितना हुआ है, अगर 20 kg कॉस्ट प्राइस है, 35 kg कितने का आया होगा खुद बताओ. 20 इंटू 35 इतने का तो आया ही है. फिर 1 पे 3 का प्रॉफिट चाहिए, तो 35 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 105 का उसको प्रॉफिट चाहिए. इतने का उसने बेचा है.
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना आएगा। वैसे तो इतना टिपिकल है नहीं मल्टीप्लाई करना, वैसे ये बताऊं तो आपको 15 है एंड दिस इज 21.6, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसको करोगे 108 आएगा, 108 इंटू 324 होता है, 24 इंटू 5 120 होता है, ठीक है। 324 और 120, 324 तो ये हुआ 324 एंड 120, तो 444 आएगा, 444 आएगा, 444। इधर कितना आने लग रहा है हमारे पास 700 प्लस 105। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना मुझसे हुई हो, बस ये देख लेना, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना मुझसे हुई हो, देख लेना जरा कितना आने लग रहा है। 805 आने लग रहा है, इसमें से वो 444 आ गया, उसको माइनस करो। ये इतना ही आने लग रहा है ना, हाँ। इसको देख लो जरा, 21.6 होगा ना वो, 24 2.4 का डिस्काउंट देके, यस 2.4 का डिस्काउंट देके इतना ही प्राइस आएगा। ये पता है 21.6 क्या है, इस पे हमने 24 पे 10% का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि बोला जा रहा है 15 kg एट 10% डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस 24 हुआ, इस पे 10% डिस्काउंट दोगे तो इतने का हो जाएगा ना। शुरू का 5 kg आपने उतने का ही बेचा था जितना आपने माना था, बाकी का आपने 10% डिस्काउंट दिया, 21.6 हो गया। सो ये इतना यहां से आ जाएगा जो भी सॉल्व करके आया। ये पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से आया 2, यहाँ पे 3, इसको उड़ाया यहाँ पे 2 से 108, 108 इंटू 3 324, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 120, तो 444 आ गया, ठीक है। हाँ 361, तो 12 kg 361 का बेचा है, ठीक है। तो 12 kg 361 का बेचा है, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। 12 kg 361 का बेचना है, तो अगर इसको 360 मान लूं मैं, तो 1 का वैल्यू, 1 kg का वैल्यू आ जाएगा 30, 1 kg का वैल्यू आ जाएगा 30। मार्क प्राइस था 24, 24 को बढ़ा के 30 कर दिया, 6 बढ़ाया 24 पे, 1/4 बढ़ाया है, 25% आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपका, 25% आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपका। भाई ये कितना आ गया टोटल वैल्यू, 120 एंड 344, 324, 444 आ गया, 444 टोटल रिवेन्यू इतना चाहिए। इसमें 805 में 444 हटा दो, तो ये 12 kg से हमें 361 चाहिए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मतलब 12 kg 361 का बेचना है, इसको भी 360 मान लो। अगर 12 kg 360 का बेचना है तो 1 kg 30 रुपीज पर kg आ गया ना। और ये 30 रुपीज पर kg किसको बढ़ाया था आपने, बाय रेजिंग द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वाज 24, 24 को 30 कर दिया, तो 6 बढ़ाया 24 पे 25% आ गया ना, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स, अब इधर आ जाओ जरा, ठीक है। हाँ अब इधर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। शॉपकीपर सेल 2 टेबल्स ईच प्रोक्यूर्ड एट कॉस्ट प्राइस P, ठीक है, टू अमल एंड आसिम। एक शॉपकीपर उसने एक अमल और आसिम को बेची उसने, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, एंड एट अ लॉस ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस P है, कॉस्ट प्राइस P है ना, P की वैल्यू को कुछ मान लो ना, 100 मान लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि परसेंटेजेस इजी लग रही हैं। 20% प्रॉफिट पर बेचेगा अगर, तो 120 का बेचेगा अमल को, उसको 20% लॉस पर बेचा तो 80 का बेचेगा। अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, अमल ने बिमल को बेचा 30% प्रॉफिट पर, तो 120 का 30% इज 36, यानी कि 156 का बेचा। ये बिमल को पड़ा है, बिमल को 156 का पड़ा है। आसिम सेल्स हिज टेबल टू वरुण, आसिम ने वरुण को बेचा एट अ लॉस ऑफ 30%, इसने 30% लॉस पर बेचा, तो 80 का 30% होगा 24, इस पे 24 कम कर दो तो इट विल बिकम्स 56, ये आएगा ना, यस। यानी कि वरुण को ये इतने का पड़ा। इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल एंड वरुण, बिमल ने जो अमाउंट पे किया है वो x है, यानी कि x का वैल्यू है, और वरुण ने जो अमाउंट पे किया है वो अमाउंट कितना है, y है। देन x माइनस वाई अपॉन p, x माइनस वाई करना हमारा बच्चे कितना आ रहा है, 100 आने लग रहा है ना, और P को मैंने कितना माना था, 100 माना था, तो 100/100 तो 1 होता है ना, 1 इज इन द ऑप्शन ए। मुकेश परचेज 10 bicycles in 2017 all at the same price. He sold 6 of these at a profit of 25%, remaining 4 at a loss of, ठीक है, he made a total profit of 2000. Then the purchase price of bicycle in rupees is, okay. देखो, मुकेश परचेज 10 bicycle in 2017 all at the same price, ये सेम प्राइस कुछ मान लो। पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो परसेंटेजेस बड़ी इजी हैं। 10 चेयर खरीदी है उसने, 10 बाइसिकल खरीदी है, सॉरी। मान लो मुकेश ने जिस प्राइस पे परचेज की थी वो प्राइस था 100, वो प्राइस 100 था, 100 पर बाइसिकल, एक बाइसिकल का, ये एक बाइसिकल का 100 है,
तो उसने 10 बाइसिकल खरीदी थी, तो 10 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ बोलने की भी जरूरत नहीं है। कितना हो गया, 1000 हो गया। He sold 6 of them at a profit of 25%. Out of 10 chairs, 6 chairs and 4 chairs. 6 chairs उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा। 100 रुपए का लाके 125 का बेचेगा, तभी तो 25% प्रॉफिट होगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 750 आएगा। एंड द रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ 25%, यानी कि 75 का बेचा। 75 इंटू 4 कितना होता है बच्चे, 75 इंटू 4 कितना होता है, 300। तो ये 300 का बेचा 4 चेयर, ये 750 का बेचा। 1000 रुपए की चीज लाके कितने का बेच रहा है, 1050 का बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग। एक्चुअल में कितना दिया जा रहा है प्रॉफिट, 2000 दिया जा रहा है। जो हमारे अकॉर्डिंग 50 है, वो एक्चुअल में 2000 दिया हुआ है। हमारे 50 का वैल्यू 2000 है, तो परचेज प्राइस ऑफ आ बाइसिकल, एक बाइसिकल का परचेज प्राइस हमने 100 माना था, 50 का वैल्यू 2000 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 4000 होगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ठीक है। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स ₹7। पेन और बुक आर द टू थिंग्स। पेन को 5% लॉस पर बेचा तो माइनस का 5%, बुक को 15% गेन पर बेचा तो प्लस का 15%। ये 5% पेन के कॉस्ट प्राइस का होगा, ये 15% बुक के कॉस्ट प्राइस का होगा। ओवरऑल जो उसको मिला वो 7 रुपए का गेन मिला। ठीक है, गेन है ये, सिर्फ मैंने प्रॉफिट लिखा है उधर। ठीक है, हाँ। इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, यदि वो पेन को 5% गेन पर बेच दे, प्लस 5%, एंड द बुक एट 10% गेन, और बुक को 10% गेन पर बेच दे, तो उसको ओवरऑल 13 रुपए का गेन होगा। देखो इसमें दो चीजें हैं, जैसे यहां पर माइनस का 5% है, यहां पे प्लस का 5% है। किसी भी नंबर का पहले 5% 100 है, 100 को एक बार तुमने 5% प्रॉफिट पर बेचा तो वे 105 का बेचा जाएगा। दूसरी बार उसको 5% लॉस का बेच दिया तो 95 का बेचा जाएगा। तो 105 एंड 95 कितना होता है हमारे पास, 200 होता है। तो 200 का लाके 200 का बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लॉजिक लगाओ ना भाई। ठीक है, सिंपल सी बात समझो। एक पेन 100 रुपए का आता है, एक बार तो आपने इसको बेच दिया 105 का, 2 पेन लेके आए थे आप। ठीक है, हाँ। दूसरा पेन 100 रुपए का लाके आपने बेच दिया 95 का, यहाँ पे 5% प्रॉफिट अर्न करा, यहाँ पर 5% लॉस हो गया। ओवरऑल आप 200 रुपए का लाए थे 2 पेन, बेचे भी 200 के हैं। तो जब सेम परसेंट प्रॉफिट हो और सेम लॉस परसेंट हो, तो ओवरऑल तो लॉस कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे पेन को एक केस में उसने 5% लॉस पे बेचा, एक केस में 5% प्रॉफिट पर बेचा, तो ओवरऑल तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऊपर अगर मैं बुक की बात करता हूं, पहले 15% गेन पर बेचा, 10% गेन पर बेचा, तो ओवरऑल 25% हो गया ना, 25% ऑफ बुक। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं रिलेट करूं, 7 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे, 13 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे, टोटल 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 25% बुक का 20 के बराबर है। किसी नंबर का 25% यानी कि 1/4 ऑफ बुक यदि 20 के बराबर है, तो बुक का प्राइस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, हाँ। अब इसमें ना दो चीजें हैं, अगर परसेंटेज अलग अलग होता, ठीक है, अगर परसेंटेज अलग अलग होता तब हमें दिक्कत होती। ठीक है, फिर हमें मानना पड़ता ये पेन है ये बुक है, पेन के कॉस्ट प्राइस को मैं 100x मान लेता, बुक के कॉस्ट प्राइस को मैं 100y मान लेता। ठीक है, फिर मुझे ऐसे करना पड़ता, 100x को एक बार मैंने 105x का बेचा, और इसको मैंने जितना होता है पेन को बेचा उसने, फिर ये करना पड़ता। ये काम मैं कब करता, पेन को 100x और बुक को 100y मानने का काम मैं तब करता अगर ये दोनों परसेंटेजेस अलग अलग होती। मान लो एक 5% लॉस होता, एक 7% गेन होता, तब मैं इनको अलग अलग करता। ठीक है, मतलब 100x और 100y लेके करता। ठीक है, मैं buy some candies for ₹15 a dozen and an equal number of different candies for ₹12 a dozen. He sells all for ₹16.50 a dozen and makes a profit of ₹50. बकवास क्वेश्चन है वैसे ये भी। ठीक है, हाँ। मैं बाय सम कैंडीज फॉर ₹15 a डजन, कुछ कैंडी उसने खरीदी 1 डजन 15 की, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज फॉर ₹12 a डजन। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, मान लो उसने एक डजन खरीदी 15 रुपए की, एक डजन खरीदी 15 रुपए की, और दूसरी एक डजन उसने खरीदी 12 रुपए की, दूसरी डजन उसने खरीदी 12 रुपए की। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी ना, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज। यस, ही सेल्स, टोटल उसने कितने का खरीदा है अगर देखा जाए तो, टोटल उसने 2 डजन खरीदने पे कितना पैसा खर्च कर दिया, 27 रुपीज खर्च कर दिए। ठीक है, ही सेल्स ऑल फॉर ₹16.50,
उसने सबको बेच दिया 16.50 8 डजन, मतलब बेचते टाइम उसने 16.5 रुपए का 1 डजन बेचा है, तो बेचते टाइम 2 डजन कितने का बेचेगा, वो 33 रुपीज का बेचेगा ना, ठीक है, बेचते टाइम वो 33 रुपीज का बेचेगा ना, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, हाँ या ना, बताओ जरा। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया, बताओ, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ। अब अगर लॉजिकली देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग 27 और 33 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपीज का। जो हमारे अकॉर्डिंग 6 है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, हमारा 6 एक्चुअल में 150 दिया हुआ है, मतलब एक एक डजन क्वांटिटी अगर परचेज करेगा तो 6 का प्रॉफिट होगा। एक डजन 15 रुपए वाली कैंडीज, एक डजन 12 रुपए वाली कैंडीज, तो 2 डजन 27 रुपए की हो गई, तो 2 डजन खरीदने पर 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 डजन खरीदने पर 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग। एक्चुअल में प्रॉफिट 150 का हुआ है, तो जो 150 है वो 6 का कितना टाइम्स है, 25, तो इट मींस उसने भी क्वांटिटी 25 टाइम्स परचेज किया होगा। हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर, हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडीज, तो 50 डजन, ठीक है। The manufacturer of a table sell it to a wholesaler at a profit of 10%. The wholesaler dealer sell the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sell it to a customer at a profit of 50%. If the customer pay rupees 490 for the table, जब ना बहुत सारे परसेंटेजेस आता है ना, जैसे 10% आया, फिर यहाँ पे 30% आया, फिर 50% आया, मेरा मानना ये है, पहली बात तो कैट वालों को इन परसेंटेजेस को थोड़ा टिपिकल परसेंटेजेस बनाना चाहिए, जैसे 10% की जगह 9.09% लिख दो, ठीक है, इसकी जगह 27.27% लिख दो, ठीक है, इसकी जगह 56.25% लिख दो, इनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है जिससे थोड़ा लगे, ठीक है, पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा था, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने M मान लिया, मैन्युफैक्चरर ने उसको होलसेलर को बेचा कितने का, 10% प्रॉफिट का। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर ने अपने प्राइस का 11/10 का बेचा उसको। द होलसेलर डीलर सेल द टेबल टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब ये होलसेलर के लिए लिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 30% प्रॉफिट पर, मतलब ये फ्रैक्शंस पता है ना, ये 1/10 होता है, 30% 3/10 होता है, 50% 1/2 होता है, 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 11/10 का बेचा। अब ये होलसेलर का प्राइस, होलसेलर को इतने का पड़ा है, ये होलसेलर रिटेलर को 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 10 का 30% 3 होता है, यानी कि 13/10। ये किसका प्राइस हो गया पूरा का पूरा, रिटेलर का, ठीक है। फाइनली द रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। अब ये रिटेलर को इतने का पड़ा, रिटेलर ने किसको बेच दिया, कस्टमर को 50% प्रॉफिट पर, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/2, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है, हाँ। कस्टमर को इतने का पड़ा, एक्चुअल में कस्टमर ने कितना पे किया है, ₹4290। तो क्या मैं इसको सॉल्व करके यहां से M का वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्या मैं इसको सॉल्व करके यहां से M का वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकालूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे को, ठीक है। 13 into 11 कितना होता है, 13 into 3 39 into 11 429 होता है, यहां पर 10 आएगा, 10 10 100 into 200 into 2000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2000 आ गया, खत्म, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2000 आ गया, खत्म, ठीक है, हाँ। फातिमा आंटी आ गई है गाइस, ठीक है। फातिमा सेल 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price. Then she makes 20% profit. Okay. 10 of these toys are destroyed in fire. Okay. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? Same amount of profit. हाँ. Printed price को मानना पड़ेगा पहले तो कुछ. PP बोले तो printed price. प्रिंटेड प्राइस को मैंने 100x मान लिया, प्रिंटेड प्राइस को मैंने कितना मान लिया, 100x मान लिया। एक आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस 100x है, 60 आइडेंटिकल टॉयज बेचती है 40% डिस्काउंट पे, इस पे 40% डिस्काउंट दे दो 60x, ठीक है। तो 60x का बेचती है वो एक आर्टिकल, 60 टॉयज है उसके पास, तो कितना आ गया हमारे पास, 3600x अमाउंट वो अर्न करती है, इतना अमाउंट वो अर्न करती है। देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट, और इसमें 20% उसका प्रॉफिट है। अगर इसमें उसका 20% प्रॉफिट है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% जब होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है, 5/6। तो 6 का वैल्यू 3600x है,
तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चे, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3000x होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3000x होगा, हाँ या ना, बताइए जरा, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? 10 of these toys are destroyed in fire, 60 में से 50 बचे, selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit, so that she can make the same amount of profit. तो उसको 600x का प्रॉफिट अर्न करना है। अब उसके पास 50 टॉयज बचे हैं, 50 टॉयज बचे हैं उसके पास, एक टॉय का प्रिंटेड प्राइस इतना है, तो 50 टॉयज का टोटल प्रिंटेड प्राइस कितना हो जाएगा 5000x हो जाएगा, और उसको 3600x का बेचना है, क्योंकि जो ये 10 टॉयज जो बर्न हो गए हैं, जो बेकार हो गए हैं, वो तो लाने के बाद हुए हैं ना, फातिमा ने तो उनका पैसा पे किया ही था। फातिमा ने कितना पे किया है, 3000x पे किया है ना फातिमा ने, ठीक है, 3000x की चीज को 3600 का बेचती है, तो उसको 600x का प्रॉफिट होता है, तो आज भी उसको उतना ही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, बट आज उन आर्टिकल का मार्केट प्राइस इतना है, तो 500x को 3600x का बेचना है, तो 1400x का प्रॉफिट देना है। ये 1400x का जो प्रॉफिट होगा ये 5000x पे होगा। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आई थिंक 28% आ रहा होगा इसका आंसर, 28% आएगा इसका आंसर, ठीक है। बताओ जरा। In a market, the price of medium quality mangoes is half that of the good quality mangoes. मीडियम क्वालिटी मैंगोज और गुड क्वालिटी मैंगोज का जो प्राइस का रेशियो है वो 1/2 है। पहली लाइन खत्म। शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज, 80 kg गुड मैंगोज लिए आपने, ठीक है, तो 160 पैसा यहां खर्च कर दिया। 40 kg मीडियम मैंगोज लिए, 40 kg मीडियम 40 रुपीज यहां पर खर्च कर दिए, टोटल 200 मैंगोज 200 रुपीज खर्च हो गए, ठीक है। And then sells at all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. Good ones के प्राइस को 10% कम कर दो तो it will becomes 1.8। तो ये टोटल जो उसने 120 kgs मैंगोज लिए थे उनको उसने इस प्राइस पर बेचा। तो 120 into 1.8 कर लो, 120 into 1.8 कर लो, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कटा, 18 into 12 कितना होता है 216, ठीक है। देखो ना, यहां से समझ में आना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ, यहां से समझ में आना चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा, मीडियम क्वालिटी मैंगोज और गुड क्वालिटी मैंगोज के प्राइस का रेशियो 1/2 है। फिर बोला जा रहा है हमें अ शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज, तो 2 रुपए प्राइस है, 80 kg खरीदा तो 160 रुपीज खर्च किया। दिस इज द क्वांटिटी और दिस इज द अमाउंट, कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है, कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है, ठीक है। हाँ, एंड 1 रुपीज 40, तो 40 रुपए यहां पर खर्च किया, टोटल उसका 200 रुपए खर्च हुआ। क्या कह रहा है, देन सेल ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बोट द गुड वन। जितने पे उसने अच्छे वाले खरीदे थे उससे 10% कम कर दो, यानी कि 1.8 का उसने बेचा है, सबको मिला के 1.8 रुपीज पर केजी बेचा है। तो इतना केजी कितने का बेचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 216 का। खरीदे थे टाइम 200 रुपए खर्च हुए, 216 है, 16 रुपए प्रॉफिट अर्न किया उसने 200 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 8% प्रॉफिट हमारा आंसर, ठीक है, विच इज इन ऑप्शन बी। इफ अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस, सेलर ने रिटेल प्राइस पर 15% डिस्काउंट दे दिया, तो रिटेल प्राइस मान लो वो आरपी है, आरपी पे 15% डिस्काउंट दे दे तो आरपी अपने आप का 85% बचा, ये बचा आरपी, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद ये बचा। She still makes a profit of 2%, इतने का बेचने पर भी उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का बेचने पर भी 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली ये सेलिंग प्राइस है ना, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, ठीक है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 102% निकाल लो, कॉस्ट प्राइस का 102% निकाल लो, दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 102% निकालो, दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता क्या, इन दोनों को इक्वेट कर लो। रिटेल प्राइस का 85% कॉस्ट प्राइस के 102% के बराबर है। इसको जोड़ा है, यहां पर 5 आएगा, यहां पर 17 आएगा, तो रिटेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 6/5, 6 आएगा ना, ठीक है। 17 से काटा ना हमने, 17 5 17 6 जा,
तो रिटेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया कितना 6/5 आ गया ना। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो रिटेल प्राइस वो 6। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 5 रुपए की चीज को जब 6 का बेचा जाएगा तभी तो 20% प्रॉफिट होगा। अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए ना तो उसको डिस्काउंट बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। सेल्स एट अ रिटेल प्राइस। अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसको डिस्काउंट देना ही नहीं है भाई, उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देना है। ठीक है, उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देना है। समझ में आई ये बात? उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ऑप्शन से करना था। इसके बाद ना ये कॉस्ट प्राइस 5 है, रिटेल प्राइस 6 है। 5 किसी को 6 का बेचोगे तभी 20% प्रॉफिट होगा। रिटेल प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देना है। दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 इज द आंसर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको सेशन कैसा लगा होगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड अगले साल यानी कि कैट 2026 को टारगेट कर रहा है तो रिसेंटली अभी हमारा परसेंटाइलर बैच स्टार्ट हुआ था। इसमें ज्यादा सेशंस नहीं हुए, 2-2, 3-3 सेशंस ही हुए सारी फैकल्टीज के। तो इस बैच ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है। इस बैच में पूरा का पूरा पॉइंट मैं आपको कवर कराने वाला हूं। LRD आपको विजय सर, VRC आपको करिश्मा मैम कवर कराएंगी। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है। ये इस बैच के प्राइसेस हैं गाइस। ठीक है, जो हमारा लीजेंड फीचर है उसमें आपको एक अमेजिंग फीचर 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलता है। आप यानी कि मेरे साथ, विजय सर के साथ, करिश्मा मैम के साथ अपने 1-to-1 मेंटर्स स्लॉट्स भी बुक कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटेड बुकलेट्स आप लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से अपडेट ले सकते हो गाइस।